हाँ, so human eye and the colorful world. So हम आए हैं प्रेस बायोपिया. ओके, हमने मायोपिया देख लिया, हमने हाइपरमेट्रोपिया भी डिस्कस कर लिया. नाउ वी हैव टू डिस्कस दी प्रेस बायोपिया. मतलब यहाँ पर नज़दीक और दूर दोनों पे खामी है. ओके, मतलब क्या था, क्विक रिवीजन करो, बाद में कर लेना, थोड़ा ही बाकी होगा ना, बाद में कर लेना. हाँ, तो क्या था, मायोपिया में कहाँ का दिखता है और कहाँ का नहीं दिखता, का नहीं दिखता, करेक्ट. और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट या बिहाइंड, रेटिना के इन फ्रंट. ओके, और क्या करेंगे सॉल्यूशन, कॉनकेव लेंस, यस करेक्ट, और उससे ऑपोजिट वाला दैट वन. और कौन से पॉइंट पे हम काम करेंगे, मतलब जो इन फार पॉइंट पे काम करेंगे, क्योंकि नियर पॉइंट तो दिख रहा है, मतलब नजदीक का तो दिख रहा है, वैसे ही वहां पर नियर पॉइंट पे काम करेंगे. कहां पर, हाइपरमेट्रोपिया. ओके, चलो, सो प्रेस बायोपिया डिस्कस करते हैं. द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद द एजिंग. जो एकोमोडेशन है, ओके ना, वो भी हमने देख लिया, पूरी शॉर्ट नोट देख ली. व्हाट इज एकोमोडेशन, focal length, yes, the ability to change the focal length of the lens by say ciliary muscles, that is known as that process, that activity is known as what, accommodation. So क्या बोल रहे हैं कि एज के साथ साथ एकोमोडेशन की पावर कम होती जाती है. मतलब जो एकोमोडेशन हमारी सिलियरी मसल्स, हमारी आंख, लेंस जो एकोमोडेशन करता है और फिर जो हमें क्लियर कट इमेज दिखती है, वो विद द एजिंग, मतलब जैसे कि हमारा सब कुछ, जैसे बाल है तो पहले कैसे आते ही नहीं थे, फिर आना शुरू हुए, आया, फिर मुंडन भी करवाया हमने, फिर रेगुलर आते गए, और फिर क्या हुआ, फिर सपोज ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब ग्रे इन द सेंस वाइट, लेकिन उसको ग्रे बोलते हैं इंग्लिश में. तो ग्रे होना स्टार्ट हो गए, ग्रे एंड देन फिर मे बी झड़ना स्टार्ट हो जाए, एंड देन फिर लास्ट में आते बहुत कम क्वांटिटी रहती है ग्रोथ. ओके, और अभी का तो डाइट ही ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम एज में ग्रे भी हो जाते हैं. स्कूल स्टूडेंट्स देखता हूँ मैं, स्कूल स्टूडेंट्स, ओके, 10-12 तक ही ग्रे हो जाते हैं. सोचो अभी उनकी एज क्या है, तो 15 ईयर्स, 16-17 ईयर्स, मतलब इन अ पॉवर्टी. ओके, नॉट इवन एडल्ट भी अभी नहीं हुए हैं, और उनके ग्रे हेयर होने लगे. क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइट ऐसा है हमारा, जंक फूड वाला, इसीलिए. तो अगेन सॉल्यूशन भी वही है, डाइट. अगर हम अपना डाइट सही कर दे तो सही हो जाएगा. ओके, बट तुरंत ग्रे होना स्टार्ट नहीं हुआ कि आज तुमने जंक फूड खाया और आज ही ग्रे होना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं. बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ओके, मे बी एवरीडे खा रहे हो, जिसको है ऐसा उसको, ओके, शायद वो लोग एवरीडे जंक फूड खा रहे हैं, रोज बाहर का खाना है, मतलब खाना है, रोज एक वड़ा पाव खाना है, दाबेली खाना है, ऐसा कुछ हो गया, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे सब कुछ पहले से अच्छा हूँ, ओके, मैं टीचर हूँ तो ऐसे ही बोलूँगा, या पहले से ऐसा हूँ. नो, धीरे धीरे बातें समझ में आती है. ओके, बट मैं भी ऐसा करता था. मतलब जैसे कि हम वीक में 2 days जाते थे म्यूजिक क्लास. ओके, वीक में 2 days, एवरी से ट्यूसडे, यहाँ याद है, ट्यूसडे, थर्सडे, और मैं 3 days जाता था क्योंकि मैं 3 चीज़ें सीखता था. तो मैं संडे भी जाता था. तो संडे तो नहीं, लेकिन एवरी जो 2 days होते हैं वीक में, तो हम जाते हैं सबसे पहले MP दाबेली, और फिर वहाँ से जाते हैं म्यूजिक क्लास. सब लोग ऐसे, ये पूरी जो लाइन है, हाँ, मेरे सारे जो नेबर के फ्रेंड्स हैं, ओके, वो सारे ही चट्टी बड्डी फ्रेंड्स, छोटे थे तब से. तो वो हम सब पहले जाएंगे यहाँ पर, फिर खाएंगे, एक तो खाएंगे, एक ही खाएंगे, वैसे पॉकेट मनी भी होती है, तो जाएंगे फिर, और म्यूजिक क्लास. लेकिन उस टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं था ना. इवन ये सब तो हम भी पढ़े थे. ओके, ऐसा नहीं है कि ये सब बाद में आया सिलेबस में, ये सब हमने पढ़ा था, बायोलॉजी ये वो, बट किसी ने समझाया नहीं. सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई के तक ही सीमित रखा कि ये पढ़ लो, इसको इतने अच्छे से रट लो,
एंड देन ये गलत है, यहाँ मार्क्स आ जाएंगे। पढ़ाई को बहुत अच्छे से उसको पॉलिश किया, बट पढ़ाई का एक्चुअल यूज डे टू डे लाइफ में वो बताने वाला, वो समझाने वाला कोई था नहीं। ओके, नॉट इवन पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स बोलेंगे लेकिन उनके पास ये रीजन नहीं है सारे, वो डायरेक्टली बोलेंगे ऐसा नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? जंक फूड मत खाओ, लेकिन खाने से क्या होगा वो नहीं बता रहे कि इस दिन सपोज फास्ट रखो। अरे क्यों भूखा रहना है भाई, बट उससे होगा क्या वो बताओ। ओके, क्योंकि हमारा लॉजिकल दिमाग है ना, अब तो और लॉजिकल हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो सब रीजन पूछते हैं क्यों, वाई। और पूछना भी चाहिए, उससे ज्यादा ब्रेन ग्रो होता है, दिमाग का ग्रोथ ज्यादा होता है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ कोई बताने वाला था नहीं, तो हम भी ऐसे करते थे। ओके, उस टाइम पे एमपी दाबेली 3 रुपए की मिलती थी जब हम स्कूल में थे और मैं ऐसे जाता था, तो मुझसे भी छोटे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की, 6th स्टैंडर्ड। मैंने 5 to 10 ईयर्स, मतलब 5th से लेकर 10th तक कंटिन्यूसली म्यूजिक क्लास किए। 5 साल, 2 ही साल बाकी थे, नहीं तो मैं उसमें मास्टर हो जाता। बट फिर 10th की वजह से छोड़ना पड़ा। 10th में भी नहीं छोड़ा, 11th 12th साइंस लिए इसलिए छोड़ा। 10th में भी सब्जेक्ट ही म्यूजिक रखा था। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है वो मैंने म्यूजिक रखा था हमारे टाइम पे। ऑप्शंस अभी भी है, लेकिन स्कूल में बताते नहीं है और देते भी नहीं है। और अगर देंगे तो बोलेंगे तुम अपने आप फोड़ लेना सब सिलेबस डायरेक्टली एग्जाम देने जाना, हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो अभी भी ऐसा करना हो तो कर सकते हैं, बट फायदा होता है क्योंकि 5 साल से हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट फायदा होगा। तो फिर म्यूजिक ही ले लिया, तो एक सब्जेक्ट में तो देखना ही नहीं। 50 मार्क्स की एग्जाम तो सर ही लेंगे। ओके, तो सर ने 50 में से 49 दिए, थियरी में भी 50 में से 49 आए, 98 मार्क्स आ गए, तो उससे परसेंटेज हाई हो जाते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं 100 में से 98। कंप्यूटर है, संस्कृत है, हिंदी आई डोंट नो, बट कंप्यूटर, संस्कृत, फिर पीटी, ओके, म्यूजिक, ऐसे सब्जेक्ट्स में तो ऐसे मतलब 97, 8, 9 वैसे ही मार देने उसके। इसकी उनका नाम क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, उनका नाम ही ऐसे है। और अब तो स्कोरिंग सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट बन गए, साइंस, मैथ्स। ओके, क्योंकि मैथ्स में भी ऐसे लाते ही है स्कोर। अभी बहुत ज्यादा चेंज होता है, नहीं तो पहले क्या होता था, ये बुक तुमने अच्छे से पढ़ ली, सारे न्यूमेरिकल्स 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, अरे तुम्हारे अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे दे दो कुछ भी कर देंगे, लाइक दैट। अभी ट्विस्ट ज्यादा करते हैं, सोचना पड़ता है। ओके, सो एज के साथ साथ एकोमोडेशन, सारे ही हमारे सब कुछ एज के साथ साथ डिग्रेड होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, ब्रेन नहीं। डिग्रेड कब होगा? जब तुम उसका यूज सही नहीं कर रहे हो तो डिग्रेड होगा, अदरवाइज डिग्रेड नहीं होगा। जैसे ब्रेन है, पड़ा रहा, तुम दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो तो 35-40 में तो मतलब, क्योंकि 25 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज 22, 23, 24, 25 साल तक अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर जॉब, मैरिज, ये वो, फिर 35 के बाद तो मतलब लोग दिमाग दौड़ाने से मतलब क्या बात कर रहे हो, ये पढ़ाई लिखाई के बाद हमारा नहीं, ऐसे लाइक दैट वैसे हो जाते हैं। ओके, अपने बच्चों को, खुद के ही मतलब बच्चे हैं और वो लोग छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो तो आता ही होगा, ऐसा भी नहीं उनको नहीं आता है, आता है, बट ऐसे बस यार बहुत पढ़ाई हो गई, ऐसा हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा हो गया तो फिर ब्रेन धीरे धीरे अपना काम करना बंद गया। ऐसा सोचो कि तुमने एक खतरनाक वाली तलवार या फिर चाकू ले लो, घर में बहुत ही शार्प नाइफ है, उसको तुमने ऐसा समझो कि 25 साल की एज हो गई तुम्हारी और तुम्हें वो बर्थडे गिफ्ट मिला और वो तुमने क्या कर दिया, पैक करके रख दिया अलमारी में। ओके, अब वो तुम 40 साल के हो गए तब निकाल रहे हो, 15 साल के बाद, क्या लगता है वो वैसे ही चल रहा होगा? अरे गया, उसका यूज भी नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। ओके, शायद ये नाइफ का एग्जाम्पल है, अच्छे से रखा होगा तो शायद हो सकता है, बट हमारा कहने का मीनिंग क्या है कि हम अगर लॉजिकल थिंकिंग अगर हमारी बंद कर दे, अगर फिर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं संभालने के लिए, तो अब क्या ये चीजें संभाले, सोचे कितना, सोचने का ही प्रॉब्लम लगता है। आगे एज बढ़ने से क्या होता है, थिंकिंग, क्यों सोचे भाई, सोचो, ये सब नहीं सोचना यार, सिंपल कर दो, थोड़ा सिंपल कर दो, क्योंकि सोचने से ही पेन होता है। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, वो अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एजुकेशन, देन हमें ब्रेन को, सबको, हार्ट को, इसलिए बोला एक्सरसाइज करो तो सब कुछ सही सारे ऑर्गन सही चलेंगे अगर हमने सब कुछ बैलेंस रखा, तो नहीं तो नहीं। सो एज के साथ साथ एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे मतलब क्या, दूर जाना, रिसीड्स अवे मतलब क्या हो जाना,
दूर जाना, मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकते हैं। अब क्या हो गया, पॉइंट दूर चला गया, मतलब अब उसको और भी नजदीक लाके पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पॉइंट दूर गया, ओके पॉइंट दूर गया मतलब क्या, नियर पॉइंट, यहां तक समझ रहे, अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन अब तो यहां होता है तो भी मतलब क्या है, मतलब रिसीड, नियर पॉइंट समझ तो रहे हो ना, नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर है वो 25 सेंटीमीटर हमारा जो नॉर्मल पॉइंट होता है नियर पॉइंट, अब तब जो कन्वर्जेंस होता है, ओके तो कन्वर्जेंस कहाँ होता है, अगर 25 सेंटीमीटर है तो रेटिना पे होता है, लेकिन अगर रेटिना पे नहीं हो रहा है मतलब कि नजदीक की चीजें भी अब तुम्हें सही सही दिखाई दे रही नहीं है, नजदीक की चीजें सही सही दिखाई नहीं रही, तो ये कौन सा केस हो गया, समवॉट लाइक हाइपरमेट्रोपिया वाला केस हो गया। तो तुम्हें 25 सेंटीमीटर तक का तो दिखाई नहीं दे रहा है सही सही, हाँ फिर थोड़ा बहुत और नजदीक आ जाओगे तो दिखाई देगा, ओके ये नजदीक आ रहे हैं लेकिन पॉइंट वो जो कॉन्सेंट्रेट कन्वर्ज हो रहा है वो दूर चला गया है, समझ में आ रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर जाता था, याद हो तो, याद है ना, अभी तो डिस्कस किया, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता था, पॉइंट दूर जाता था, इसीलिए बोला है कि जो कन्वर्जेंस हो रहा है मतलब जो नियर पॉइंट है वो कहाँ चला गया, दूर चला गया, ओके रिसीड अवे, तो वो दूर चला जाएगा। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली, देखो ये समझ में तो आया ना सबको, ओके हम सोचेंगे कि वो दूर जा रहा है तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिख रहा है ना, दूर जा रहा है, यहाँ है 25 सेंटीमीटर, और अब कन्वर्जेंस होगा थोड़े दूर, ओके तो यहाँ तक का दिखना होना चाहिए था, लेकिन अब उनका क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक का दिखेगा, नहीं तो कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ी नहीं, अब उतना यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आगे आओगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि बहुत दूर कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब कि वो कन्वर्जेंस रेटिना के बिहाइंड में हो रहा है, तो पहले छोटे ग्लास लगा के तुम हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्वेक्स लेंस लगाकर सॉल्यूशन लाते थे, लेकिन अभी बड़े ग्लास लगाने पड़ेंगे, लाइक दैट। समझ में आ गया सबको, ओके सो नियर बाय का कुछ दिखेगा नहीं सही सही, एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, मतलब आई ग्लास अगर ना लगाए, विदाउट लिखा है ना, तो करेक्टिव आई ग्लास मतलब जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो दैट इज मैंने करेक्शन कर लिया, हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज था उसका क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया जो हमने बोला उसका रीजन कुछ और था, क्या था रीजन बताओ, याद हो तो। करेक्ट, आई बॉल की साइज छोटी हो जाती है और एक फोकल लेंथ कम हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ती है, छोटा हो गया तो बढ़ जाती है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड आई बॉल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये उसके रीजंस थे, उसकी वजह से नहीं दिख रहा था, यहाँ पे वो रीजन नहीं है फिर भी नहीं दिख रहा है, तो प्रेस बायोपिया फिर मिक्स मत कर देना। ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये एजिंग की वजह से एकोमोडेशन हो नहीं पा रहा है सही सही, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो एकोमोडेशन ही नहीं हो पा रहा है, वहां पे एकोमोडेशन तो हो रहा है, एकोमोडेशन तो हो रहा है, मतलब वो कैपेबल है करने के लिए, लेकिन कहीं और जगह हो रहा है ड्यू टू दीज रीजंस। अंडरस्टूड, ओके सो करेक्ट आई ग्लासेस, करेक्टिव आई ग्लास अगर नहीं लगाए तो फिर देखना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। सो प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को मिक्स मत कर देना, ओके उसके रीजंस अलग है, इसके रीजन तो सिंपल है, एजिंग के साथ एकोमोडेशन सही सही नहीं हो पाता, पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज होता है, दैट इज द रीजन। अंडरस्टूड, ओके नाउ it arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles। देखो ciliary muscles weak हो गया, हाइपरमेट्रोपिया में ciliary muscles weak नहीं हुआ है, ओके तो यहां पर क्या हो गया है, ciliary muscles weak हो गया है and diminishing the flexibility of the eye lens। तो आइरिस जो है, मतलब जो हमारे ciliary muscles है वहां पर वो वीकन हो गया है, मतलब ciliary muscles जो भी कॉन्ट्रैक्शंस और इलोंगेशन प्रोवाइड करेगा, ओके वो क्या हो गया है, लेंस को जो भी वो फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा तो वो क्या हो गया है, वीकन हो गया है, मतलब वो सही सही नहीं, क्योंकि वो नहीं करेगा तभी तो एकोमोडेशन नहीं होगा, मेन रीजन तो एकोमोडेशन ही है, लेकिन एकोमोडेशन करता कौन था, लेंस और सिलियरी मसल्स दोनों, ओके लेंस फाइनर एडजस्टमेंट करता था और मेन एडजस्टमेंट
सिलियरी मसल्स करते थे और उसको फाइनर एडजस्टमेंट कौन करते थे, लेंस करता था। तो वो नहीं हो पा रहा है एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, मतलब आई लेंस फ्लेक्सिबल था, मतलब छोटा हो सकता है, मतलब जैसे कल हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा उजाला है और तुम वहां चले गए तो आई लेंस प्यूपिल वो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ओके। और अंधेरे में पहुंच गए तो बड़ा हो जाएगा प्यूपिल पूरा का पूरा, मतलब आंख बड़ी हो जाएगी। हम तो ऐसे जनरली आंख ही बोलते हैं, लेकिन आंख में प्यूपिल का ऐसा होता है, ओके। तो ये जो चेंजेस होते हैं, बड़ा होना, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, ये सारे चेंजेस हो गए नहीं। क्यों? वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा, वो रिजिड हो गया है। सोचो रिजिड हो मतलब ऐसा समझो कि किसने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, ओके। तो इतना ज्यादा वेट गेन कर लिया तो फिर ऐसे मूवमेंट करनी हो, थोड़ा ऐसे बोलने के हिल के लेक्चर देना हो तो नहीं दे पाएंगे। फिर ऐसा समझो मैंने वेट गेन कर लिया, नहीं करूंगा लेकिन कर लिया है, ऐसा समझो। तो फिर अरे यार बहुत कमर दर्द करी, वो तो अभी भी कर लिया, फिर ऐसे करके ऐसे बैठ के ही पढ़ाता हूँ कि ये ओके। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक लोड आया, ओके, वेट गेन हुआ, लोड आया, और वो लोड की वजह से जो मसल्स है, जो बॉडी है, वो सही सही काम नहीं कर पा रही। मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमने ही क्रिएट की, ओके, वेट गेन करके। वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, और फिर देखो एक ही प्रॉब्लम हुई ना, नहीं बोलते कि एक प्रॉब्लम हुई ना तो उसको अच्छे से क्योर कर देना चाहिए रेस्ट लेकर, नहीं तो एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, वैसा होने लगता है, ओके। और ये डिजीज की बात चल रही है, ऐसा हमारे आयुर्वेदा में कहा है कि सारी डिजीज का जो रूट कॉज है वो कहाँ होता है पता है? स्टमक में, ओके, मतलब हमारे डाइट में सारी डिजीज का रूट कॉज, ओके, वहीं से होता है सारे डिजीज, और वहीं से सॉल्यूशन भी होता है सारा, ओके। तो दैट इज द थिंग। हाँ, तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिजिड हो गया ना, अभी जैसे कि वेट गेन हो गया तो अब रिजिड हो गया, बोलोगे भागो, अरे नहीं भागा पाएगा, अरे थोड़ा हिल डुलो, थोड़ा वेट गेन हो गया है, थोड़ा आराम से पढ़ाओ, थोड़ा बोलो, एनर्जेटिक रहो, अरे क्या एनर्जेटिक, पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, लाइक दैट। तो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड हो गए। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम मोड़ सके, ऑब्वियसली ये सब तो पता ही है ना तुम्हें। फ्लेक्सिबल है, रिजिड, रिजिड मतलब क्या, जैसे कि ये चेयर है तो ये चेयर फ्लेक्सिबल है कि मैं इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ूं, ऐसे करके घुमाऊं तो वो घूम रही है, ये सब नहीं होगा, उसको ऐसे करने गए तो टूट जाएगी, ओके। तो ये रिजिड चेयर है और ये फ्लेक्सिबल चेयर है, लाइक दैट। Sometimes a person may suffer from both myopia and the hypermetropia, दोनों ही हो जाता है, and such people require bifocal lenses। bifocal lenses मतलब क्या, दोनों ही होते हैं उसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉन्केव लेंस भी होता है। मतलब कि ऐसे अगर लेंस चश्मा पहना हुआ है, ओके, तो ये ऊपर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो नीचे है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ओके। तो इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। अदरवाइज जिसको सपोज नजदीक का नहीं दिख रहा है तो वो कौन से लेंस वाला चश्मा पहनेंगे, बताओ जल्दी, जिसको नजदीक का नहीं दिख रहा है वो, नजदीक का नहीं दिख रहा है अच्छे से, वो कौन से लेंस वाला चश्मा पहनेंगे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स, नजदीक का नहीं दिख रहा है, ओके। तो मायोपिया में तो नजदीक का दिखता है, वो तो नियर साइटेडनेस है। तो ये तो हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब दूर का तो दिख रहा है लेकिन नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो नजदीक का नहीं दिख रहा है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस, और दूर का नहीं दिख रहा है इसलिए कॉनकेव लेंस। लेकिन ये भाई साहब को दोनों ही प्रॉब्लम है, ना नजदीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, ओके, आंखें जाने वाली है, तो फिर बाइफोकल लेंसेस पहनने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे बाइफोकल लेंस होते हैं, तुमने अगर मूवी में देखा होगा या डायरेक्टली भी किसी को देखा होगा, और वो लोग है ना जो ओल्ड एज में, तो यहाँ नेक के ऊपर ऐसे रखते हैं, ग्लास को नेक के ऊपर रखते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे पहन नहीं लेते, ऐसे हम कैसे ऐसे डायरेक्टली पहन लेते हैं वैसे वो भी नेक के ऊपर ही रहता है, लेकिन ये नेक के बहुत नीचे रहते हैं, यहाँ पर ग्लास रहता है, मतलब एकदम ऐसे, मतलब तुम ऐसे करेंगे ना तो हमें डायरेक्ट आंखें दिखेगी, लेंस यहाँ से, ग्लास यहाँ से स्टार्ट होते हैं ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो सीधा है, अगर ऐसे करें तो हमें आंखें दिखेगी। तो वो कैसे कर रहे हैं पता है, दोनों देख रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट देखना हो तो ऊपर नजदीक का देखना हो तो क्या करेंगे, नजदीक का सही नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ ऊपर से देखेंगे,
और दूर का देखना हो तो ऐसे करके देखेंगे थोड़ा, तो मतलब ये जो कॉनकेव है नीचे, वहां से ऐसे दूर का देखेंगे तब जाके दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ग्लास होते हैं। हाँ, so bifocal lenses, a common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lens. The upper part consists of the concave, यह मैंने उल्टा बोल दिया, the upper part consists of the concave lens and the lower part consists of the convex lens. Okay, तो जो lower part होता है obviously, okay, logically देखा जाए तो वही सही है। क्यों? क्योंकि सोचो कि तुम्हारे ये ग्लास है, ओके, कॉन्वेक्स पे अगर गए तो वो तो कन्वर्ज कर देंगे, तो ऐसा समझो कि यहाँ से ऐसे आ रहे हैं और वो कन्वर्ज करके आंखों में जाने देंगे। लेकिन यहाँ पर तुमने अगर कॉनकेव रखा, यहाँ आया, वो डाइवर्ज कर दिया, कहीं बाहर चला गया, तो समझ में दिखाई नहीं देगा, फिर उसका यूज ही नहीं है। ओके, तो नीचे कॉनकेव रखने का तो कोई मीनिंग रहता नहीं है। तो नीचे क्या रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि नीचे कौन सा और ऊपर कौन सा। तो नीचे कॉन्वेक्स, क्योंकि ऐसे कन्वर्ज होके डायरेक्टली आंखों में आएगा, डाइवर्ज हो गया तो बाहर चला जाएगा, मतलब नीचे आएगा, मतलब यहाँ से रेज आ रही है और फिर यहाँ टकराएगी और फिर यहाँ टकराएगी, तो यहाँ टकराएगी तो थोड़ी दिखेगा भाई, यहाँ टकराने के बाद ऐसे अंदर जानी है, तो कॉन्वेक्स चाहिए नीचे और कॉनकेव चाहिए ऊपर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था प्रेस बायोपिया। समझ में आ गया पक्का? तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक नहीं है, दो। देखो, सबसे पहले अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसके जैसे ही न्यूमेरिकल्स बुक में भी है, मतलब हमारे सिलेबस में है ही है, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अ मायोपिया पर्सन यूजेस अ कॉनकेव लेंस टू करेक्ट इट्स डिफेक्ट ऑफ विजन, ये तो पता ही है। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, याद रखना ये, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई। डिफेक्टिव आई है, डिफेक्टिव आई, उसका जो फार पॉइंट होगा, अभी हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो उसको कौन सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, पहले तो वो बताओ। दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट। नजदीक का दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा केस है? मायोपिया का केस है। तो नजदीक वाला दिखाई दे रहा होगा। देखो, अच्छे से ऐसे ही ध्यान में रख कर समझते हुए जाना, तो ही आंसर दे पाओगे, और तो ही लॉन्ग, जैसे अभी तुम समझ गए तो तुम डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। नहीं तो अगर समझे नहीं और रट्टा मारने का ट्राई किया, मायोपिया मतलब नजदीक, ये मतलब ये, तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर न्यूमेरिकल में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। और जैसे लास्ट चैप्टर था फिजिक्स का, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वहां पे जो साइन कन्वेंशन के प्रॉब्लम होते हैं, वैसा ही यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है, तो वो ना होने पाए। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस मतलब क्या? मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या? नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉनकेव लेंस जो हम यूज करेंगे करेक्ट करने के लिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है दूर का, वो दिखाई दे, इसलिए हम जो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, उसकी जो फोकल लेंथ होगी, वो कॉनकेव लेंस की क्या होगी? जो फोकल लेंथ होगी, दैट विल बी इक्वल टू द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई। फार पॉइंट तो इंफिनिटी होता है, लेकिन डिफेक्टिव आई है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो अब वो इंफिनिटी नहीं होगा, कोई वैल्यू होगी। इंफिनिटी तो नहीं होगा, अब नॉर्मली इंफिनिटी होता है, लेकिन ये तो डिजीज वाला है ना, तो इंफिनिटी नहीं होगा। तो अब कोई वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी वही तुम्हें फोकल लेंथ लेनी है कॉनकेव लेंस की। फिर से बता रहे हैं, मायोपिया का केस है। मायोपिया का केस है जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब कि नजदीक का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। अगर नजदीक का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो हम फार पॉइंट के साथ छेड़खानी करेंगे। तो फार पॉइंट है जो, उसका कोई वैल्यू दिया हुआ होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी इनफाइनाइट नहीं है। जनरली इनफाइनाइट होती है, लेकिन अभी इनफाइनाइट नहीं है। तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, से 25 मीटर व्हाटएवर, उसकी जो भी वैल्यू होगी, उसी को हम ले लेंगे क्या? दैट विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, विच इज यूज्ड टू करेक्ट द साइटनेस। ओके, जो साइट हम देख नहीं पा रहे, उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ये जो फार पॉइंट गिवन होगा, जो डिजीज्ड आई है मायोपिया वाली, उसका जो फार पॉइंट गिवन होगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? याद रह गया?
अब न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखो क्या करना है, ये रहा क्वेश्चन। चलो, अ पर्सन विथ मायोपिया आई, तो मायोपिया आई है, ओके, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.5 मीटर डिस्टिंक्टली। देखो 1.5 मीटर से 1.5 मीटर, उसको तो इंफिनिटी तक दिखना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1.5 मीटर तक ही दिख रहा है, उससे दूर का कुछ अच्छे से दिख रहा नहीं। समझ में आ गया? नजदीक का तो दिख ही रहा है, 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो वहां तो सब दिख रहा है 25 सेंटीमीटर, तो ये इतना भाई, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का तो आराम से दिख रहा है। अब यहाँ हम कितनी बात, ये बोर्ड जितनी बात कर रहे हैं 1.5 मीटर, तो बोर्ड यहाँ तक है, वहां तक का दिख रहा है, उसके बाद वाला कुछ भी धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्लियर कट, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिखेगा, दिखेगा, 3 है या 4 है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? ओके, तो समझो, तो 1.5 से ज्यादा उसको आगे का उसको नहीं दिखाई दे रहा है। What type of corrective lens should be used? वो तो यहाँ से ही पता चल जाएगा, मायोपिया है, concave lens, done. What would be its power? That is the numerical. और यहाँ न्यूमेरिकल हमें गिनना है कि पावर क्या होगा। मैंने अभी ही बताया क्या कि जो फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट क्या है 1.5 मीटर, इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है 1.5 मीटर। तो ये जो 1.5 मीटर है उसी को हम ले लेंगे फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, मतलब जो करेक्टिव ग्लास जो हम लेंगे, कॉनकेव लेंस लेंगे जो हम, उसकी फोकल लेंथ कितनी ले लेंगे हम 1.5 मीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज से 1.5 मीटर, डन, ओके। तो हमने फोकल लेंथ ले ली 1.5 मीटर। अब याद करो, फोकल लेंथ हम जब लेते थे कॉनकेव की, ओके, तो हम माइनस लेते थे, याद हो तो, याद आया? पक्का? याद ना आया हो तो याद अब तो आ गया होगा ना, मैंने बोल दिया ना। ओके, हम क्या लेते थे, माइनस लेते थे लेंस के केस में, हाँ लेंस के केस में, मिरर की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर देखो क्या है, एफ क्या क्या ले रहे हैं हम, -1.5, ओके, फोकल लेंथ। तो पावर का फॉर्मूला तो क्या है 1/f, यही तो हमारा पावर का फॉर्मूला है, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होगा, तो पावर किस में मिलेगा, डायोप्टर में मिलेगा, तो वैल्यू पुट कर दो। सो 1/f ये रहा, ये रहा, P इज इक्वल्स टू 1/f 1/-1.5, तो आंसर आ जाएगा -0.66 डायोप्टर। दैट्स इट, दैट इज द आंसर, सिंपल। अगर साइन लिखना भूल गए तो मार्क्स काट लेंगे, पूरा भी काट ले या फिर आधा काटे, लेकिन काट लेंगे। तो अगर 2 मार्क्स का होगा, देन अगर माइनस नहीं लिखा तो तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स, वो भी किसके लिए, तुमने कॉनकेव बोला उसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, ओके। और अगर देना ही है तो 1.5 मार्क्स देंगे, अगर तुमने ये नहीं लिखा तो, डायोप्टर भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा तो कुछ मार्क्स एक्सपेक्ट ही मत करो, न्यूमेरिकल के मार्क्स नहीं। यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, साइन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ भी छोड़ के मत आ जाना, 1/1.5 डिवाइड करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली तुमने देखे होंगे सारे ही न्यूमेरिकल्स फ्रॉम लास्ट चैप्टर्स, वैल्यू डेसिमल में हो तो डेसिमल में लेके आते हैं, इसे छोड़ नहीं देते, 1/4 नहीं लिखते, 0.25 लिखते हैं। और वैसे भी पावर जो हो वो वैसे ही देखा जाता है ना, नहीं बोलते हम कि कितना है भाई तुम्हारे आंखों में पावर, इस साइड 0.1, इस साइड 1, इस साइड 0.3, इस साइड 0.4, ऐसे किसी को पूछना होगा, तुमने सुना होगा शायद कितना है पावर, तो ऐसे बोलते हैं, पता है, ओके। सो लाइक दैट, हमें डेसिमल में लाना है, डिवाइड कर देना है, साइन कन्वेंशन अच्छे से ध्यान रखना। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछो, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं दूसरे की। फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, और करेक्टिव लेंस क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, नजदीक का सही नहीं दिख रहा, दूर का तो सब सही है, नजदीक का सब सही नहीं दिख रहा, तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो अब यहाँ पर तुम्हें जो लेंस
वाले मतलब लास्ट चैप्टर में हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे एफ के लिए, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू से 1/v माइनस 1 से u। ये फॉर्मूला यूज करके f निकालना पड़ेगा एंड देन हम बात करेंगे किसकी, पावर की। पावर इज इक्वल्स टू 1/f, वो तो वहां पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। देखो, फाइंडिंग द फोकल लेंथ हाइपरमेट्रोपिक, यूज लेंस, देखो यूज लेंस फॉर्मूला ये है। नाउ दोनों ही माइनस लेने वाले हैं हम, क्यों, याद करो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही ये साइड बन रही थी, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं, लेंस। ओके, तो ऑब्जेक्ट भी ये साइड है, ओके, और इमेज भी यही साइड है, तो u भी नेगेटिव और से v भी नेगेटिव। सो नॉर्मल नियर पॉइंट हमारा है वो है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम वो लेंगे क्या, माइनस। एंड नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई, ओके, वो भी हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो दोनों माइनस लिया, पुट द वैल्यू विद द साइन, साइन के साथ वैल्यू रखो, फाइंड f, तो डायरेक्टली f फाइंड कर दो। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन सिर्फ मेथड है, नीचे वो क्वेश्चन। हाँ ये, ओके, देखो, द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर, मतलब 20। अब तुम ये मत सोचना सर यू तो गिवन ही नहीं है, अरे वो तो गिवन ही है 25 सेंटीमीटर, तुम्हें पता ही है। ओके, तो वो ढूंढने मत बैठना, वो नहीं देंगे। सो ये हमें जो गिवन है दैट इज v, तो v इज -80, u ऑलरेडी पता ही है, उस तो हमें पता ही है ना नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, तो -25 होना चाहिए, मतलब हमें 25 सेंटीमीटर तक का दिखाई देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, इसका नियर पॉइंट बहुत मतलब उसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कन्वर्ज यहाँ 25 पे होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, और दूर हो रहा है। ओके, सो 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन, तो भाई नजदीक का नहीं दिख रहा है, बोल दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, वहां तो तुम्हें इजीली मार्क्स मिल जाएगा। देन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छे से करना, यहाँ पे गलतियाँ की है टेस्ट में, आगे ना हो पाए। ओके, सो माइनस के साइन के साथ एलसीएम ही लेना है, एलसीएम लोगे तो f की वैल्यू सपोज जो आए वो f की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें डायरेक्टली प्लस में मिलेगा। पावर किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो याद हो तो लास्ट चैप्टर में भी जब भी हम बात कर रहे थे पावर की, तो कॉन्वेक्स के केस में पावर पॉजिटिव होता था और कॉनकेव के केस में पावर नेगेटिव होता था। क्यों, क्योंकि f हम वैसा लेते थे, इसलिए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया दोनों टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। डन। फिर एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ। क्या करना है हमें, पहले तो बताया होगा कि मायोपिक आई है या तो हाइपरमेट्रोपिक आई है। अगर ऐसा गिवन है मायोपिक आई, तो मायोपिक आई में नजदीक का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो जो दूर का नहीं दिख रहा है तो उसका फार पॉइंट विल बी गिवन। फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर कुछ गिवन होगा कि भाई 2 मीटर के आगे नहीं दिख रहा, 10 मीटर के आगे नहीं दिख रहा, तो वो जो भी गिवन है वही हम ले लेंगे कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ। तो सपोज 10 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, ओके, तो 10 मीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। लेकिन अगेन क्या लेंगे हम, माइनस, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेंस फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -10, दैट इज इक्वल्स टू से -0.1 डायोप्टर, डायरेक्टली सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई हो तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हमें नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब तो नजदीक का, तो वहां पर तो क्या था कि हमने जो फार पॉइंट गिवन था उसी को हमने क्या ले लिया था, उसकी फोकल लेंथ ले ली थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो क्या था, इनफाइनाइट था। यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू है, क्या है, 25 सेंटीमीटर। पहले तो इनफाइनाइट था, इसलिए हमने कुछ लेंस फॉर्मूला में कुछ भी रखा नहीं, कुछ नहीं किया। तो क्या रखते हैं, 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन 10 मीटर, ऐसा थोड़ी लिखते। तो हाँ बोलो सर, इसमें नीचे 1/p इक्वल टू 1/f है, 4/11 का 11/4 क्यों करता है? क्योंकि 1/, है ना, इसलिए देखो f की वैल्यू क्या आ गई,
एफ की वैल्यू 4/11 आई, ओके, तो एफ की वैल्यू आई 4/11। नाउ पी का फॉर्मूला क्या है, 1/f, तो हम क्या लिखेंगे 1/, अब एफ की वैल्यू डालो तो एफ की वैल्यू डाल दी 4/11, तो ये तो फिर समझ में आ गया ना, 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/1, डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड, ये 4/11 का हो जाता है 11/4। याद आया, आ गया पक्का, ओके, तो इसलिए 11/4 नीचे से ऊपर गया हुआ है। सिर्फ 4 होता तो कुछ नहीं, 1/4 ही आता था, तो 0.25 आंसर आता था। समझ में आ गया, ओके। तो ये आंखों का केस यहाँ खत्म होता है। नाउ हम कलरफुल वर्ल्ड में जाते हैं। तो यहाँ पर वापस लास्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन वापस आया है, याद कर लो। चलो बताओ कैसे था। सपोज ये है मेरा सरफेस, ये कोई बुक में देखना होगा। बताओ ब्लू वाला सही है या ग्रीन वाला सही है? ब्लू वाला, ये एयर है, ये वाटर है, ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे है। ऐसा तो जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो ऐसा जाएगा नहीं, तो इसका तो कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये सही है, ये सही, ब्लू, सबका ब्लू, किसी का ग्रीन नहीं, तो सबका सही है, ओके गुड। चलो तो आता है, तो हम क्या बोल रहे थे, टुवर्ड्स द नॉर्मल आया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आया है, ओके। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम विच टू विच मीडियम, रेयर टू डेंसर, ये रेयर है और ये डेंसर है, ओके चलो गुड। तो वही केस अब यहाँ पे सेम है, सेम। चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हाँ तो देखो क्या है, ये एक्टिविटी है ही हमारे अंदर, तो हम एक्टिविटी में ही ये डिस्कस करते हैं, कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो हमने अभी किया वो एक्टिविटी हम वैसे भी डिस्कस करने ही वाले हैं, डिट्टो यही एक्टिविटी, तो हम तब वो बात करेंगे। चलो हाँ, सो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन तो जो अभी हमने, अगेन फिर से बोल रहा हूं कि एक्टिविटी में हम देखेंगे, ये है एयर, ये है डेंसर मीडियम विच इज प्रिज्म, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, अगेन दिस इज एयर। तो रेयरर से डेंसर में आ रही है, सो ये रहा मेरा नॉर्मल, ओके। सो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आ गया कैसे, ऐसे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आया ना, ये नॉर्मल है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आया। यहाँ से ये जो ये ऐसे जाना चाहिए था और ये नॉर्मल है, तो नज़दीक नहीं आया है, मतलब नज़दीक आया है, दूर नहीं गया है, ओके। तो ये आ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, समझ में आ रहा है। अभी जो केस देखा था वही है। देन अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ओके। सो डेंसर, ये डेंसर और ये रेयरर, तो यहाँ से जाना चाहिए था ऐसे सीधे 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 सीधे। अब नॉर्मल कहाँ पे है, ये रहा, ये पॉइंट जो है वहां पर, ये 90 डिग्री वाला ये नॉर्मल है, ओके। तो नॉर्मल से नजदीक ना रह करके नॉर्मल से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, ओके। देखो यहाँ से ऐसा सीधा सीधा चला गया होता तो नॉर्मल से नजदीक होता, लेकिन नॉर्मल से नजदीक नहीं होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जा रहा है। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 1 टाइम, 2nd टाइम, ओके। अगेन एक्टिविटी में हम ये डिस्कस करने हैं, लेकिन 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक टाइम रेयरर से डेंसर में और दूसरी बार डेंसर टू रेयरर, ओके। चलो सो ये रिफ्रैक्शन है, आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में एक्टिविटीज में। देन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या है,
अगर ऐसे ही प्रिज्म में हमने व्हाइट लाइट डाल दी, अभी जैसे डाली थी, तो ऐसे व्हाइट लाइट डाली, वो जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया और 7 कलर्स आए और वो 7 कलर्स का भी वापस रिफ्रैक्शन हो गया, तो इसे बोला जाता है दी डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का क्या हो गया? डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन तो होगा ही, बट डिस्पर्शन भी होगा। मतलब एक्चुअली व्हाइट लाइट बनती है 7 कलर से, और अगेन 7 कलर से व्हाइट लाइट बनती है, और व्हाइट लाइट को अगर ऐसे पास किया जाए तो वो 7 कलर्स दिखाई देगी, जैसे कि रेनबो में हमें दिखता है। तो रेनबो में हमें 7 कलर्स दिखते हैं। अगर तुम्हें ये ऐसा देखना हो तो यू कैन यूज द प्रिज्म। ओके, हर स्कूल में होगा ही। यू कैन टेल टू योर साइंस टीचर दैट लेट अस डू द एक्टिविटी। ओके, जो एक्टिविटी है वही करना ही है, वो जो पिन वाली एक्टिविटी जो हम देखने वाले हैं वही अगर तुम करोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा, लेकिन वहाँ फिर लाइट रे आना चाहिए। ऐसे अंधेरे रूम में जाके फिर तुम प्रिज्म रखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लाइट रेज वहाँ से पास होनी चाहिए तो तुम्हें दिखेगा ऐसे। ओके, तो कौन से 7 कलर्स होते हैं? सिंपली विबग्योर। ओके, तो वायलेट, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये क्या है? ऑरेंज और रेड। ओके, रेनबो और विबग्योर। चलो, so the band of the colored components of a light beam is called its spectrum. Okay, the band, ये BEND नहीं है, BAND है। बैंड, बैंड मतलब क्या? एक ग्रुप, एक साथ में जो रहते हैं वो। ओके, उसे क्या बोलते हैं? मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर्स हो, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। So the band of the colored components of a light beam is called its spectrum. The splitting of light into its component colors, मतलब white light का splitting हो गया, वो white light जिससे बनी हुई है वो components, जैसे कि ऐसा समझो कि 7 कलर्स ये 7 कलर्स तुम अगर मिला दो तो white कलर बनता है। अब white कलर को अगर तुम तोड़ दो तो वापस ये 7 कलर्स मिल जाएंगे। ओके, so splitting of the light into its component color is called the dispersion. The white light is dispersed into its 7 color component विबग्योर। सिंपली ये सब तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही है, नया कुछ नहीं है। Any light that gives a spectrum similar to that of the sunlight is often referred to as the white light. White light किसे कहेंगे? जो sunlight जैसी हो उसे white light कहेंगे, सिंपल। ओके, then a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. देखो ये सारे ही कंसेप्ट एक्चुअली बहुत डीप है, बहुत डीप है ये रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट, देन रिफ्लेक्शन भी डीप है। एंड अभी ये जो रेनबो बनता है ना, वो बनता है TIR से, मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तब जाके इतना ज्यादा, मतलब हमारा रेनबो हमें दिखता है इतने कलर्स वाला एंड ऑल, बट ये सब हमारे सिलेबस में है नहीं। अगेन इफ यू आर टेकिंग साइंस इन 11th-12th, देन इन फिजिक्स इट विल बी देयर इन डीप। यहाँ जो थोड़ा बहुत इंट्रो दिया हुआ है ना, अब फिर आगे जाके और डिटेल्ड में वो पढ़ाई आती है, वहाँ पर समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट बैच को मैंने जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बातें करने के लिए मैंने उनको बताया था कि कैसे होता है एंड ऑल, बट अगेन उनके लिए हम वो जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज़ है, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, बट अभी हम कर रहे हैं। तो हम अभी जो सिलेबस में है वही अभी डिस्कस करेंगे। ओके, बट मैं बता रहा हूँ कि डीप कंसेप्ट है सारे। ओके, कैसे होता है, फिगर तो यहाँ गिवन ही है। सो दैट इज द TIR, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, चलो, सो इट इज कॉज्ड बाय, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रेनबो बनेगा, सो इट क्यों बनता है? इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ द सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये सनलाइट देखो आ रही है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब देखो इसीलिए ये लिखा हुआ है मैंने, रेनबो ऑलवेज अपीयर ऑपोजिट टू सन
कभी भी तुम सन ये साइड है और वही साइड ऐसे देखोगे कि रेनबो, बारिश हो रही है, रेनबो देख रहे नहीं दिखाई देगा। ओके, रेनबो ऑलवेज अपीयर ऑपोजिट टू सन, मतलब कि अभी सनसेट हो रहा है ये साइड, मतलब सन ये साइड है और बारिश हो रही है, तो तुम्हें रेनबो यहाँ दिखेगा ये साइड में, उसकी ऑपोजिट साइड में। और अगर मॉर्निंग टाइम है, सनराइज हो रहा है, तो बारिश भी हो रही है, तो तुम्हें रेनबो यहाँ दिखेगा ये साइड में। ओके, और ऐसा नहीं है कि तुम सर सामने तो खड़े रह गए, नहीं दिख रहा है रेनबो, तो नहीं दिखेगा वो पर्टिकुलर ये एंगल होता है 40 एंड 42, ये 2 डिग्री के बीच में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या ये वायलेट है और ये रेड है, देखो 2 एक्सट्रीम है विबग्योर के 2 एक्सट्रीम, रेड एंड वायलेट। तो देखो ये रेड और ये वायलेट, ये जो बीच में छोटी लाइन दिख रही है ना, वो छोटी लाइन में ही 7 कलर्स है, बाकी ये 2 तो है, बाकी 5 कलर भी ये 2 छोटी लाइन में ही है। सोचो कितने छोटे में है। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, एक का एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ना, एक का एंगल होता है 42, दूसरे का एंगल होता है 40, ये दोनों, मतलब ये सब नहीं याद रखना है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये रेड और वायलेट के बीच में ही यहाँ सारे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब यहाँ भी होता है। अब तुम सन है ये साइड में, ये साइड में सन है, ओके, अभी सनसेट हो रहा है, ये साइड में सन है, यहाँ पे ऐसे सारी बारिश हो रही है, ये रेन ड्रॉपलेट्स है यहाँ पे। ओके, और हम यहाँ पर खड़े हैं, तुम यहाँ पर खड़े हुए हो। ओके, जैसे यहाँ तुम खड़े हुए, यहाँ नहीं खड़े हुए, तो क्लीन हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा। ओके, सपोज तुम ये बेंच है और यहाँ पर ऐसे तुम हो, ऐसे, तो तुम यहाँ पर अगर हो, ओके, पर्टिकुलरली जहाँ पर वो आ रहे हैं, ओके, ये जो एंगल बन रहा है पर्टिकुलरली तुम यहाँ पर हो, ये लाइट आ रही है, एट दैट टाइम यू विल सी दी रेनबो। क्यों रेनबो दिखेगा? क्योंकि ये रेड कलर वाली आ रही है, वो रेड कलर दिखेगी, देन ये वायलेट भी दिखेगा और उसके अंदर के भी सारे दिखेंगे अगर तुम यहाँ पर हो तो। लेकिन यहाँ से तुम सपोज यहाँ पर खड़े हुए हो, रेनबो दिखेगा नहीं। अगेन तुम तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हो, फिर भी रेनबो नहीं दिखेगा। यहाँ से तुम यहाँ पर हो, फिर भी रेनबो दिखेगा नहीं। यहाँ से तुम ऊपर हो, टेरेस, मतलब टेरेस पे ही है, लेकिन ये जो हाइट होनी चाहिए उससे ऊपर की हाइट में हो, तो भी रेनबो नहीं दिखेगा। और अगर तुम उसकी नीचे की हाइट में हो तो भी रेनबो दिखेगा नहीं। पर्टिकुलरली वही जगह से रेनबो दिखेगा। ओके, सो इट्स क्यों वही जगह से दिखेगा? क्योंकि ये एंगल ऑफ ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नाम दिया गया है? पहले तो यहां से आया, अब ये क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। पहले क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, ये रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन अब यहां से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन, ओके, मतलब जो टकरा के वापस आता है वो वाला। तो यहाँ टकराए और वो वापस आए। अब यहां से वापस जाने के टाइम पे वापस यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, और अंदर जो एक बार हुआ वो था रिफ्लेक्शन। ओके, तो वो पर्टिकुलर एंगल, ये जो मैंने बताया ना 40 एंड 42, वो एंगल पे अगर होंगे तो ही दिखेगा रेनबो, नहीं तो नहीं दिखेगा। सो इट्स ऑल अबाउट साइंस। मतलब तुम्हें देखना ही हो तो तुम कहीं पर भी घूम सकते हो कि हाँ यहाँ से 30 डिग्री शायद जैसा लग रहा है, और ऊपर जाते हैं और आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। अगर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, सन भी है वो साइड, लाइट भी आ रही है, यू कैन सी द रेनबो। अच्छे से तुम मैथमेटिक्स लगाओ तो तुम रेनबो देख सकते हो। अदरवाइज जनरली दिखाई दे ही जाता है। समझ में आ गया? ओके, सिंपल कंसेप्ट था, तुम्हें ये सब चीजें याद रखने की भी नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए था। जस्ट सनलाइट, रेन ड्रॉप डायरेक्टली ऐसे दिखा। ओके, सो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर रीचेस द ऑब्जर्वर्स आई। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो कंसेप्ट का नाम नहीं है, कंसेप्ट का नाम है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। एंड नाउ हमें बात करनी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो देखो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, अगेन छोटे बच्चों जैसा ही है, बट लॉजिकल है, जो हमें पता नहीं होता वैसी चीज है। ओके, तुम्हें पता है, किसको पता है कि जो स्टार्स है, तारे, ओके, वो ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सही है ना? ओके, तो
वो ट्विंकल करते हैं, वो एक्चुअली में ट्विंकल करते नहीं है। ये एक बात मैंने गलत कर दी ना, जो हम मानते हैं वो ओके, पता था कि इसको कि एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करता, तो ये एक बात गलत है। दूसरी एक बात गलत करते हैं, क्या तुम देख रहे हो कि वहां पर स्टार है, एक्चुअली में स्टार वहां पर है ही नहीं। हमें दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, यहां से मैं स्टार को देख रहा हूं, ये रहा देखो फिगर, यहां से मैं देख रहा हूं कि स्टार है यहां पर, एपरेंट स्टार पोजीशन, लेकिन एक्चुअली स्टार वहां पे है ही नहीं, स्टार तो यहां पर है। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो देखते हैं। When refraction takes place between two mediums and if one of the medium is earth atmosphere, earth का atmosphere ही एक medium है, okay, then the process is called atmospheric refraction। मतलब refraction तो हो ही रहा है, जैसा हो रहा था, हमें पता ही, हम refraction की definition नहीं बोल रहे, हम atmosphere refraction की बात कर रहे हैं। So when refraction is taking place and if one of the medium is the earth atmosphere, earth का atmosphere है, तब हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फिनोमिनन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। अभी समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ऑफ स्टार लाइट, द स्टार लाइट ऑन, देखो स्टार की लाइट होती है, ट्रू और फॉल्स? प्लेनेट की भी लाइट होती है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, अर्थ दिखती नहीं है क्या? करेक्ट, तो फॉल्स, प्लेनेट की लाइट नहीं होती। ओके, सन की लाइट है क्या? तो क्यों, वो प्लेनेट नहीं है क्या? अभी तो तुमने बोला प्लेनेट की लाइट नहीं होती। हाँ, ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो। सन इज नॉट अ प्लेनेट, सन इज अ स्टार, वो स्टार है। ओके, हाँ, the twinkling of a star is due to the atmospheric refraction of the starlight. The starlight on entering the earth atmosphere undergoes the refraction continuously before it reaches the earth, and then the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Okay, क्या हो रहा है अभी वापस डिस्कस करते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं। And since the stars are very distant, पहले तो ये बहुत दूर है, कितने छोटे दिखते हैं सोचो। अगेन ये थर्ड हमारा मिथ, ये हम तो इतू सा स्टार है, ओ भाई ये हमारी अर्थ जितने बड़े बड़े स्टार है, हमारे सन जितने बड़े बड़े स्टार है, लेकिन लाइट ईयर्स अहेड है। कितना डिस्टेंस, किलोमीटर, करोड़, लाख की बात नहीं कर रहे, लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर अहेड है, लाइट ईयर अहेड मतलब कि एक लाइट की स्पीड हम देखते हैं ना कितनी, 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, 3 इंटू 10⁸ मीटर, और किलोमीटर में कितना हो तो 3 इंटू 10⁵। 3 इंटू 10⁵ मतलब 3 लाख। तो एक सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। तो फिर एक मिनट में कितना ज्यादा हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60। एक मिनट का फिर 60 मिनट गिनो तो 1 घंटा मिलेगा। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 1 घंटे को फिर वापस 25 आवर्स करो तो एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये 25 आवर्स एक दिन होता है, वैसे ही 365 डेज करो तो जो नंबर मिलेगा उतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट एक साल में। उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बोलते हैं इसे। ये जो डिस्टेंस नंबर मिला ना, पूरा ये बोर्ड भर जाए उतना बड़ा नंबर मिलेगा। ओके, तो वो कितना होता है, सिर्फ 1 लाइट ईयर। समझ में आया 1 लाइट ईयर कितना होता है। वैसे लैक्स एंड लैक्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है स्टार्स, सोचो कितने दूर है। और मजे की बात बताऊं, कई कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार को देख रहे हैं, ये स्टार को देख रहे हैं, लेकिन अभी एक मिथ तो मैंने बता दिया कि स्टार वहीं पे होता नहीं। और दूसरा एक मिथ क्या है पता है, कई बार ऐसा होता है
कि हमें दिखता है कि स्टार की लाइट हमारे पास आ रही है, लेकिन वो स्टार एक्चुअली में मर गया होता है, डेथ हो गई होती है उसे, वो डेथ हो गई है, लेकिन ये जो लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा ना, इतने दूर से आ रही है लाइट, भले ही स्पीड ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है। जैसे कि हमने जियोग्राफी में देखा था, क्या देखा था जियोग्राफी में 9th में, सनराइज आसाम में होता है वो और सनराइज गुजरात में होता है वो, उसके बीच में डिफरेंस है कितने टाइम का, 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 मिनट का नहीं, 2 आवर्स का। मतलब आसाम में 4 बजे सनराइज हो तब जाके गुजरात में 6 बजे सनराइज होगा। सोचो, ये इंडिया का इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटे लग गए। समझ में आ रहा है? ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ ये स्टार है, ओके, और हम यहाँ पर खड़े हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम बातें ही करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। तो यहाँ से लाइट आ रही है, इसने लाइट भेज दी, उसका काम है, ओके, लाइट भेजेगी वो, तो वो लाइट भेज दिया। अब जब लाइट, इतनी लाइट भेज दी तब वो मर गया मतलब पूरा उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो गया। जैसे कि सन है, सन की भी एज है, सन की एज है पता है तुम? अभी सन की एज क्या है पता है? 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। इतने साल हो गए हैं सन को, 4.5 × 10⁹ 9 है, हाँ 9, 10⁹ ईयर्स, इतने साल हो गए हैं सन को। और सन अपनी मिडिल एज में है, मिडिल एज में है, मतलब अभी और सन कितने साल रहेगा? इतने और साल रहेगा, इतने सालों से है और अभी और इतने सालों तक रहेगा सन। अभी मिडिल में, जैसे 100 ईयर्स एज हो तो 50 साल हो गए तो उसको मिडिल ईयर बोलेंगे ना, कि भाई हो गए 49 ईयर्स कंप्लीट हो गए, और मतलब 50 कंप्लीट हो गए और 50 बाकी है, लाइक दैट। वैसे सन के इतने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं आज तक, और अगेन इतने ही बाकी है, इतने ईयर्स बाकी है। उसके बाद खत्म, ना तुम ना मैं ना सन, खत्म सब। और खत्म होते होते तो उससे पहले वो खत्म होने में तो बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले ही अर्थ खत्म हो जाएगी। इसी को हम प्रलय बोलते हैं ना, शिव जी विनाश करते हैं। तो सन की भी एज होती है, फिर कोई और सन बनता है, हम भी सन बन सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट, ओके। वी कैन ऑल्सो बिकम सन। सर ये क्या बात कर रहे हो? ये स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है, हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, सन बन सकते हैं। जैसे हम देखो, रीबर्थ में अगर तुम बिलीव करो तो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट लाइफ में सपोज अच्छे बुरे, ऐसे बुरे ज्यादा किए लेकिन उसमें भी थोड़ी अच्छाई ज्यादा थी। सपोज तुम ट्री बन गए, मैंगो ट्री, ओके, तो एज कितनी बड़ी हो गई सोचो। मैंगो ट्री, पीपल का ट्री, नीम, बनियन, ओके, तो वो सब क्या हो गया, मतलब 10, 20, 30 साल तो जिएंगे। और करना क्या है? कुछ नहीं करना है, खड़े ही रहना है। लोग आएंगे, तुम उनको शैडो दोगे, फ्रूट्स दोगे, सब दोगे ही, लेना कुछ नहीं है, ओके, लाइक दैट। सन देना, जैसे मून लाइट, रिवर्स देना, सब कुछ देना, स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वी कैन ऑल्सो बिकम, बट उसके लिए वैसे डीड्स होने चाहिए। सोचो तुम्हारी इतनी लाइफ हो तो 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स, वो भी आधी लाइफ, और उसकी वापस उतनी ही है तुम्हारी, तो इतनी एज है उनकी, ओके। सारे लिविंग क्रिएचर की एज होती है, ओके। ये तो हमारे सृष्टि का नियम है कि भाई जो आया है वो जाएगा। तो सन भी आया है, सन भी जाएगा, बट इतने समय तक रहने के बाद जाएगा। ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन हम फिर दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। हाँ, तो अब ये इतना लाइट निकला और फिर ये स्टार का क्या हो गया, डेथ हो गई, ओके। मतलब उसके अंदर का सारा फ्यूल खत्म हो गया। सन भी अभी जो हमें लाइट दे रहा है ना, वो वहां पे बर्निंग हो रहा है, कंबशन हो रहा है। जैसे हम कुछ जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो कैसे लाइट कैंडल में से कैसे ऐसे लाइट आ गई,
कचरा भी जलाया है तो कैसे लाइट आ रही है। ओके, कुछ भी कंबशन करोगे तो दो चीजें निकलेगी। क्या क्या निकलेगी कंपल्सरी? लाइट एंड एनर्जी। तुम्हें एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, एज वेल एज क्या मिलेगा? लाइट, ये मिलेगी। फिर वो जो बाकी प्रोडक्ट तुम बोल रहे हो CO2 ये वो, दैट इज डिफरेंट, बट ये दो चीजें होगी होगी और होगी ही, एनर्जी एंड लाइट। तो सन का कंबशन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम गैस वहां पे बर्न हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तब जाके ये कंबशन से इतनी खतरनाक लाइट, सोचो कितनी खतरनाक लाइट पूरे अर्थ पर आ रही है। सोलर एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, कितनी लाइट एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, सोचो कितनी खतरनाक। और इतनी खतरनाक एनर्जी वाले सन को हनुमान जी ने मुंह में ले लिया था तो उनकी तो बात ही फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, मतलब बात कर ही नहीं सकते। ओके, तो बहुत डीप है सब कंसेप्ट। तो ये सपोज इनकी डेथ हो गई है स्टार की, लेकिन ये लाइट तो है, लाइट की थोड़ी डेथ होती है। ओके, तो वो लाइट आएगी और तुम्हारी आंख में जब आएगी तो तुम बोलेगे कि ओ ये स्टार, लेकिन वो स्टार एक्चुअली नहीं है, लेकिन तुम्हें दिखेगा। क्यों? लाइट आ रही है तो स्टार, लाइट आ रही है तो कहां से? जैसे ये लाइट आ रही है तो भाई ये बल्ब से आ रही है, दिखेगा। सन लाइट आ रही है सुबह सुबह तो हमें दिखेगा कि हाँ भाई सन है यहाँ पे, भले ही बादल हो यहाँ कहीं पे सन होगा। ओके, तो वैसे ही हमें पता चलेगा कि यहाँ कहीं पे स्टार होगा, लेकिन एक्चुअली उसकी डेथ हो गई है, वो है ही नहीं। जस्ट लाइक भूत, वो है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। तो दैट इज साइंस। ओके, इसी को बोलते हैं पास्ट में देखना। एक्चुअली यू आर सीइंग द पास्ट। तुम अगर ये स्टार को देख रहे हो जो एक्चुअल में डेथ हो गई है जिसकी, और अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यू आर सीइंग द पास्ट। तुम भूतकाल को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तो मर गया है, तुम पास्ट में देख रहे हो। समझ रहे हो? पास्ट में देख, समझ में आया पास्ट में देखने को क्या बोलते हैं? ये पास्ट में देख रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई है नाउ, लेकिन ये जो डिस्टेंस है तुम दोनों के बीच का, वो इतना ज्यादा है कि वो रीच होते 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 कितने साल लग जाते हैं। ओके, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। 4 साल तक तुम जिसे देख रहे हो कि हाँ यहाँ से रोज लाइट आती है, रोज लाइट आती है, एक्चुअल में वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन सिर्फ लाइट आ रही है वहां से, दैट्स इट। ओके, ऐसा होता है, साइंटिफिक है ये सब। ओके, चलो ये सब तो समझने के लिए इंटरेस्टिंग है, सब फन फैक्ट। ओके, फन तो कुछ नहीं, फैक्ट है। ओके, हाँ, as the path of the rays light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and sometimes other time fainter, which is the twinkling effect. तो क्या होता है देखते हैं, चलो क्या हो रहा है। तुम यहाँ खड़े हो, ये स्टार है। ओके, अब ये समझो कि ये तुम अर्थ पे खड़े हो ना। ओके, अर्थ है, अर्थ पर तुम खड़े हुए हो, अर्थ पर खड़े हुए हो, और यहां तक का से यहां तक का अर्थ का एटमॉस्फेयर है। कितना? इतना, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये जो बाहर का पार्ट है वो स्पेस है। स्पेस में क्या है भाई? कंप्लीट वैक्यूम, वैक्यूम, एयर भी नहीं है वहां पर। तो तुम्हारा अर्थ का एटमॉस्फेयर देखो, ये अर्थ, ये रही, ये अर्थ है, ये गोला, गोले पे ये खड़ा है। ओके, अब ये उसका एटमॉस्फेयर है। तो यहां तक तो ऐसे सीधे सीधे आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मतलब हर्डल्स नहीं है, सीधे सीधे ही आना है, कोई बीच वाला है ही नहीं। कोई बीच में आएगा तो उसे हटाना पड़ेगा या खुद हटना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो सीधी 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 लाइट आ गई। अब क्या होता है? नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, तो तुम सपोज यहां से यहां आए तो जाना था ऐसे सीधे सीधे, लेकिन तुम आ गए थोड़े ऐसे टेढ़े, समझ गए? अब सब यहां तो ऐसे सीधे सीधे आ जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आती? नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वो भी डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर, ओके, और कौन से है? थर्मोस्फियर, बायोस्फियर तो पूरा है हाँ, मतलब आखा पूरा जो है वो बायोस्फीयर, बट से स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, हाइड्रोस्फियर नीचे वाला। ओके, सो वो सब थोड़े 4-5 है। ओके, सो सारे लेयर से बना हुआ है, सबकी सभी लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। तो अब ये देखो,
ये ऐसे लेयर्स बने हुए हैं, तो एक लेयर में आया तो ऐसा हुआ, अब दूसरे लेयर में जाओगे तो अगेन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, ये समझने के लिए है। ओके, तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना नहीं है एग्जाम में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। ओके, एक रेयर एक डेंसर, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, मे बी नियर गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधा तो नहीं जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ऐसे करके ऐसे रिफ्रैक्शन होके यहाँ गया, फिर वापस, तो ऐसे कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन हो रहा है और फिर ऐसे आंख में गया। लेकिन जब आंख में गया तब हमने रिफ्रैक्शन को तो ध्यान में ही नहीं लिया। 10th से पहले, 10th में तो पढ़े अभी रिफ्रैक्शन उससे पहले तो हमें उसके बाद भी अगर हम देखेंगे, जब स्टार को देखते हैं, मून को, सन को देखते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है? कुछ नहीं। हम तो क्या सोचते हैं, लाइट जहां से आ रही है सोर्स वहां पर है, हमारे लिए वही है। लाइट जहां से आ रही है सोर्स कहां पर है, वहीं पर। अरे इसमें ये चैप्टर में अगर डिस्कस करना हो ना, मतलब ये डे टू डे लाइफ वाले साइंस सब्जेक्ट डिस्कस करना, बहुत कुछ है, सिलेबस में नहीं है, बट जैसे कि मिराज इफेक्ट। ओके, मिराज इफेक्ट तुमने देखी ही होगी ऑब्वियसली। कैसी? गाड़ी लेके सपोज तुम जा रहे हो दोपहर को, ओके, फोर व्हील में जा रहे हो और थोड़े दूर के बाद तुम्हें ऐसे लग रहा है कि रोड पे पानी या ऑयल गिरा हुआ है, ऐसे लगता है, और फिर जैसे ही नजदीक जाए तो वहां कुछ नहीं है। देखा है, ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है? करना कभी, करना। वो बस में भी दिखाई देगा, फोर व्हील में, बस में दिखाई देगा, बाइक पे भी दे सकता है, लेकिन बाइक में थोड़ा हम ज्यादा मूव होते रहते हैं। फोर व्हील क्या है, ऐसे चलती रहती है। ओके, बाइक ज्यादा मूव होती रहेगी तो शायद ना दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता बाइक पे भी दिखाई दे सकता है। ओके, बट जनरली आराम से हम बैठे हो ना, ऑब्जर्व कैसे करेंगे? गाड़ी चला है, पीछे बैठा हुआ है, वहां दिख नहीं रहा है, ये वो। फोर व्हीलर तो आराम से बैठे हुए हैं, बस में आराम से बैठे हुए हैं, तो तुम्हें ये दिखाई देगा। धूप होनी चाहिए, ओके, ऐसा नहीं कि छाँव, धूप छाँव, तो पर्टिकुलरली तुम्हें वहां पे दिखाई देगा क्या? पानी। लेकिन वहां हम जाएंगे तो पानी या ऑयल वहां जैसे जाएंगे वहां पर कुछ भी है नहीं। फिर वापस थोड़ी देर बाद दिखाई देगा और नजदीक जाएंगे, नहीं होगा। ये क्या है भाई, भूत जैसा दिखाई देता है, फिर नजदीक जाते हैं तो नहीं है। एक्चुअली क्या है पता है? एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर का रिफ्लेक्शन वहां गिर रहा है, और फिर वो रिफ्लेक्शन वाली रेस तुम्हारी आंखों में जा रही है। तो वो मॉइस्चर है, तो तुम्हें यहां लग रहा है कि वहां पे मॉइस्चर है, वहां पे पानी है, लेकिन वहां पे पानी नहीं है, ऊपर पानी है एटमॉस्फेयर में। और बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो ना तब दिखता है ऐसे। आसपास मॉइस्चर हो बहुत ज्यादा, मतलब आसपास सपोज लेक के आसपास से तुम जा रहे हो, रिवर के आसपास से तुम जा रहे हो, तब ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा ही केस सपोज डेजर्ट में देखने को मिलता है। ओके, पुरानी स्टोरीज में अलादीन और वो पुरानी बच्चों की स्टोरीज में भी ऐसे, कार्टून में भी आता था क्या, कैसे डेजर्ट में घूम रहे और बहुत दूर ऐसे तुम्हें ऐसे वो लेक जैसा दिख रहा है ब्लू कलर का, कार्टून में ऐसे बताते हैं। फिर ऐसे जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, तो जैसे नजदीक जा रहे हैं ना, वो दूर जा रहा है हमसे। ओके, जितना हम नजदीक जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, और फिर कभी दूर नहीं गया और अभी हम देखें पहुंच गए तो वहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। दैट इज अगेन अ मिराज इफेक्ट। अरे कितना खतरनाक होता है पता है? तुम ओशन में हो और तुम जा रहे हो, अब यही रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट से तुम ओशन में शिप लेकर जा रहे हो और तुम्हें दूर बादलों में एक शिप दिखाई दे रहा है। क्या आ गया है? ओके, वो कुछ और नहीं, कोई दूसरी जगह पर शिप है जिसका रिफ्रैक्शन हो करके रेस तुम्हारी आंखों में जा रहे हैं और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो बादलों में शिप है। तो हम सोचते कोई एंजल आ गए, ये वो। ओके, बट एक्चुअली वो साइंस है, रिफ्लेक्शन है। ओके, ये अगर हम पहले ही ऐसे मान ले तो वो अंधश्रद्धा है, फिर हम समझे तो फिर हम वो साइंटिफिकली समझ सकते। उसका मीनिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां शिप नहीं हो सकता, वो कहने का मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम वो देखते हैं तब एक्चुअली वो क्या है, रिफ्रैक्ट हो करके आ रहा है, उतना डीप होता है। ओके,
सो ये सारे कंसेप्ट अगर तुम डीपली समझो ना तो यू विल जस्ट वाओ, मजा आ गई पढ़ने में भी ये जानने में कितनी मजा आ रही है। ओके ये चीज तुम्हें अगर पता ना हो और पता चले पहली पहली बार तो कैसा लग रहा है कि अरे यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बट कंसेप्ट समझो तुम, जैसे कल बताया था कि वो ट्री है, रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है और फिर ब्रेन उसको सीधी कर देता है। वो एक्चुअली तुम समझो कि यहाँ से यहाँ आया, उल्टा दिखा, ये वो चेंज किया एंड यू विल फील वाओ, इतनी मतलब क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल। ओके अनमैचेबल, कब मैच ही नहीं कर सकते वैसी क्रिएटिविटी। ओके तो वो डीप स्टडी करनी पड़ती है, फिर वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करेंगे तो नहीं चलेगा। और हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी तो पहला प्रायोरिटी है हमारा, फिर डीप स्टडी तो जब करना हो, पूरी जिंदगी पड़ी है डीप स्टडी करने के लिए। फिर लेकिन होता क्या है, एक बार पास हो गया वही रहने दो, अभी नहीं समझना है क्या रिफ्लेक्शन क्या रिफ्लेक्शन, खत्म हो गया। बट अगेन ऐसा कुछ हो गया, अरे हवा में शिप दिखता है वो कैसे दिखता है, फिर तुम्हें वो क्यूरियोसिटी, अरे हवा में शिप दिखता है वो कैसे दिखता है, फिर कोई ऐसे समझाए तुम्हें, मैं तुम्हें समझाऊँ, सपोज तुम यही कंसेप्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम जब कॉलेज में हो तब तुम मुझे मिलने आए सपोज, और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ अरे तुम्हें पता है कि ऐसे हवा में शिप दिखता है। सर क्या बात कर रहे हो, अरे क्लास 10 में हम नहीं पढ़े थे वो रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, देखो ऐसे 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 होता है वैसे। तब तुम बोलो हाँ सर तो हम जो पढ़े वो इतना इंपॉर्टेंस है, हाँ उसका इतना इंपॉर्टेंस है। बट हम डे टू डे लाइफ में हमारी स्टडी को नहीं ले जाते हम, मतलब पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया में हमारे एजुकेशन को हम डे टू डे लाइफ में ले ही नहीं जाते, हम सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू ही कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, उसका इंपॉर्टेंस है भाई, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट ग्रो कर रहा है, कहाँ गलतियां हो रही है, ये वो जरूरी है। फिर वो भी इक्वली जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंस है उसका भी कि हमें उसका यूज क्या है पता चले। सिर्फ इंफॉर्मेशन तुम गैदर करते जाओ, इंफॉर्मेशन लेते जाओ और उसका कुछ यूज ना हो तो यूजलेस है, यूज ना हो तो यूजलेस है। ओके जैसे कि हम बहुत 1000 टाइप का खाना खा रहे, 56 भोग खा रहे हो तुम, ओके लेकिन उसमें से न्यूट्रिशन कुछ ना मिलने वाला हो तो क्या फायदा भाई, देखने के लिए कि इतना सारा खाया, बताने के लिए, न्यूट्रिशन तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। हमें लगेगा सर टेस्ट के लिए, अरे टेस्ट के लिए एक दिन खाओगे, एक बार खाओगे, थक जाओगे खाते, ऐसे भी बॉडी का तो कुछ होना नहीं है। ओके तुम आफ्टर खाने के बाद तुम एनर्जाइज नहीं, लो एनर्जी फील करोगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा खाने के लिए तुमने अपनी जो खुद की एनर्जी थी वो क्या कर दी, कंज्यूम कर दी और नई एनर्जी मिली नहीं। तो इंस्पाइट ऑफ फीलिंग से एनर्जाइज्ड यू विल फील लो एनर्जी। ओके जब तुमने बहुत कुछ ऐसा खा लिया जिसमें से अंदर न्यूट्रिशन लेने लायक कुछ है ही नहीं, तो वैसी चीज हो गई। तुमने इतनी सारी तुम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो लेकिन मार्क्स भी आ गए, बट उसके बाद उसका कुछ फ्रूट, उसका फ्रूट तुम्हारी लाइफ में दिखना चाहिए। ओके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लाने ही है, सबको लाने हैं, बोर्ड पे नाम लिखाना है हमें। ओके बट अच्छे से सब कुछ वो करो, तुम लाओ, सबको अच्छा लगेगा, तुम्हें, पेरेंट्स को, स्कूल में टीचर्स को, सबको। और ऐसा नहीं कि वो मतलब टेम्पररी, अरे नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम वाली सक्सेस है। तुम 10th में परसेंटेज लाकर तो देखो एंड देन यू विल एंजॉय। कब तक तुम गाते ही रहोगे, ओ ऐसी मेहनत की थी, इतने परसेंटेज लाए थे, इतना किया था। ओके लॉन्ग सक्सेस है, तुम खुद को भी मोटिवेट करोगे, अरे यार पहले किया है, अभी भी कर सकती हो, कर सकते हो, अभी भी करेंगे, पहले किया है अभी भी करेंगे। तुम पूरी लाइफ तुम्हारे 10th का एग्जाम्पल खुद को दे सकते हो कि मैंने तब किया था तो अभी क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। अब तो ज्यादा मैच्योर है, हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वैसे तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, मार्क्स लाओ, देन ये सब चीजों का डे टू डे लाइफ में हमें यूज होना चाहिए। ओके चलो, तो ये समझ में आया, अब ये तारों का टमटमना समझ में आया कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ आया, अब प्रॉब्लम में क्या हो जाती है, जहां से लाइट आई हमने मान लिया कि सोर्स वहां पर है, हमने वही मान लिया कि सोर्स वहां पर। अंडरस्टूड? ओके जैसे कि मैं रोज सुबह उठता हूं और
वेस्ट डायरेक्शन में देखता हूँ तो ये सामने वाला घर कितना बड़ा है, ओके। तो वहां उसकी जो ग्लासेस है वहां पे मुझे हर रोज सन दिखता है, हर रोज सन दिखता है। तो फिर मैं ऐसे करके ऐसे मुड़ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि वो सन का रिफ्लेक्शन, सन ये साइड है, पूरी की पूरी सनलाइट वो ग्लास विंडो पे गिरती है और मुझे ऐसा लगता है कि वही सन है। इतना खतरनाक, सेम ही लगता है, सेम, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा दिखे, सेम लगता है। इतनी ज्यादा लाइट आती है जब सनलाइट, अभी की टाइम नहीं है, समर की बात कर रहा हूँ, ओके। तो हम क्या सोचेंगे, जहां से आ रहा है वही लाइट का सोर्स है, बट भाई वो रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी दोनों होके आ रहा है, ओके। तो हमने मान लिया कि ये लाइट यहीं से आ रही है, मतलब जहां से तुम्हारा ऐसे लास्ट वाला ऐसे करके ऐसे आया, तो हमने मान लिया कि लाइट आ रही है सपोज यहां से, तो यहां मेरा स्टार है। लेकिन एक्चुअल में स्टार वहां पर है ही नहीं। ये तो एपरेंट पोजीशन है। एपरेंट पोजीशन मतलब क्या? दिखने वाली पोजीशन। और एक्चुअल पोजीशन मतलब जो एक्चुअल में है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमने शायद सॉल्व कर दिया मैथ्स में, वो ग्लास वाला, जूस वाला, कि भाई ये ग्लास है वॉल्यूम वाला, ओके, शायद किया है 9th में किया, हाँ। तो ये ग्लास जो होता है, तो भाई यहाँ तक का ऐसे हमें तो दिख रहा है कि पूरा ग्लास है, फिल करोगे तो इतना फिल होगा, क्योंकि बाहर से तो पूरा दिख रहा है, अंदर से तो ये सब भरा हुआ है, ओके। तो उसकी एपरेंट वॉल्यूम होगा, उसका एपरेंट मतलब दिखने के लिए वॉल्यूम होगा ये पूरा। एक ग्लास ऐसे बाहर से देखोगे पूरा ग्लास है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम भाई इतना ही है। जैसे वो नहीं, वर्ल्ड कप नीचे से देखो खाली ऐसे पेट्रोल पंप पे पहले ऐसे होता था चीटिंग, ओके, वो ऑयल फिल करके देते थे तो ऐसे होता था, ऐसे वो ऐसे फनेल टाइप का होता था, ओके। तो हमें ऐसे होता है तो हमें लगता है कि भाई ये पूरा फनेल फिल कर दे रहे हैं, ओ भाई अंदर से तो शेप ऐसा है तो इतना ही दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ओके। पहले ऐसे नायक मूवी में वो डाल देते हैं ना, किसमें रेस्टोरेंट में डाल देते हैं, हाँ, रेस्टोरेंट में वो नहीं तुमने, हाँ वो दाल मंगवाना, ओके, कौन सी दाल, उसको क्या बोलते हैं, हाँ दाल फ्राई जीरा राइस मंगाओगे ना, तो वो बाल्टी में देगा, बाल्टी में, छोटी बाल्टी होगी स्टेनलेस स्टील की, ओके। वो छोटी बाल्टी होगी, मतलब हर जगह नहीं, कई कई जगह पे ऐसा देते हैं, तो छोटी बाल्टी होती है। अब हम लोग, अरे ये पूरी बाल्टी भर के दाल है, फिर तुम ऐसे चम्मच डालोगे ना तो पता चलेगा चम्मच जाएगी ही नहीं, थोड़ी ही जाएगी, ओ भाई इतनी ही दाल है, तो ये इतनी बड़ी, ये एपरेंट वॉल्यूम है, ये एक्चुअल वॉल्यूम, ओके। ऐसा करते हैं, ओके। सो दैट इज एपरेंट मतलब क्या, जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है, और एक्चुअल मतलब जो सच है, ओके। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार है, एक्चुअल तो कुछ और ही होगी, वो तो हमें पता ही नहीं। हाँ बोलो नहीं सर, वो जो हमें दिखता है वो रेफ्रैक्शन की वजह से क्या रिफ्लेक्शन की वजह से? नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन, हाँ, रिफ्रैक्शन की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पर जनरली रिफ्लेक्शन का केस अगर सामने आ रहा है, स्टार हम स्टार को देख रहे हो और देख रहे हैं बीच में, तो बीच में रिफ्लेक्शन की सरफेस नहीं है बीच में कोई, ओके। मतलब तुम्हें, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे यहाँ पर सन दिखता है वेस्ट में, ओके। तो सन रेज जो आ रही है वो एटमॉस्फेयर में से क्रॉस होके आ रही है, मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर ग्लास पे गिरा तो ग्लास से सन रेज आ रही है, मतलब वो रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन तुम डायरेक्ट अगर स्टार को देख रहे हो या डायरेक्ट सन को देख रहे हो, तो वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि बीच में कोई सरफेस नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड, ओके। सो समझ में आया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब एक्चुअल में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों, ओके। अब समझो, ये तो हमने क्या समझा कि स्टार हमें जहां दिखता है वहां पे एक्चुअल में स्टार है नहीं। अब क्या होता है कि यहां से एक बार लाइट आई, ओके, ये लाइट आई और हमें लगा कि स्टार यहां पर है, फिर अचानक से ये स्कैटरिंग की वजह से ये लाइट यहां से यहां चली गई, दूसरी बार नहीं आई, फिर थोड़े टाइम बाद वापस आई, फिर तीसरी बार नहीं आई, फिर चौथी बार भी नहीं आई, फिर पांचवी बार रिफ्लेक्ट होते होते वापस आ गई। तो हमें क्या लगेगा कि ये लाइट आएगी, देखो जैसे कि कोई लाइट है, तो लाइट आई गई, गई आई गई, आई गई आई गई, तो वो क्या लगेगा हमें कि वो क्या हो रहा है, ट्विंकल कर रहा है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ऐसा हो रहा है जैसे अभी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ देखो करते हैं देखो, तो ये स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन, तो देखो कैमरे में देखो, तो ये हमें लग रहा है कि देखो ट्विंकलिंग हो रहा है,
ओके, बट एक्चुअल में ये तो मैंने करके दिखाया, ये तो एक्चुअल में हो रहा था, लेकिन वहां यहाँ पे थोड़ी हो रही है रिफ्रैक्शन, लेकिन वहां पर तो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ होता ही नहीं है, कंटिन्यूअसली स्विच ऑन ही है। लेकिन फिर भी लाइट रेज जब आने चाहिए तो ये आने चाहिए, ये आए तो मुझे लगेगा स्टार वहां पे है, और फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, आंखों से दूर चला गया। दूसरा भी, तीसरा आया, आंखों से दूर चला गया। चौथा आया, अंदर घुस गया, तो हाँ वापस आई लाइट, फिर बाहर चला गया, फिर वापस बाहर चला गया, वापस आई तो वापस, तो मतलब हमें क्या लगेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखेगी। एक्चुअल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता नहीं है। ओके चलो बोलो। सर तो उधर हो सकता है, तो इधर क्यों होता? किधर? वो स्टार्स का हो सकता है। हाँ 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 हाँ, वैसे अगर हम लाइट लगा दे तो ऐसा हो सकता मतलब कहाँ लगा दे लाइट? है, मतलब थोड़ा हाइट पर और ऐसा। नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ बताओ क्यों नहीं होगा, जेन्युइन है, क्यों नहीं होगा? मतलब यही समझो ना, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ओके, अब ये क्यों ट्विंकल नहीं कर रहा है? हाँ, सिंपल रीजन, ये क्यों ट्विंकल नहीं कर रहा है, ये भी सोर्स ऑफ लाइट है, कंटिन्यूअसली ऑन है, तो क्यों हमें ट्विंकल जैसा नहीं दिख रहा है? रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और अगर हो एटमॉस्फेयर है, चलो मान लिया, लेकिन ये लेवल का तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इतने सारे लेयर तो है ही नहीं यहाँ पर, एक ही लेयर है, सिर्फ एक लेयर, और वो एक लेयर में भी बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स है जो इसको स्कैटर करेंगे, लाइट को क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, स्कैटरिंग आगे आ रहा है, ओके, तो उसको क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे। सो पहली बात, डिस्टेंस नहीं है उतना ज्यादा, ओके, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो भी लगेगा। हाँ, जैसे कि तुम यहाँ पर हो और सपोज तुम ब्रिज पे से जा रहे हो और बीच में आइलैंड दिख रहा है तुम्हें नर्मदा रिवर में, ओके, तो वहां पे शायद तुम्हें दिखेगा ये लाइट चालू बंद हो रही है, एक्चुअली चालू बंद नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब फॉग हो और ऐसा हो तब तुम्हें ऐसा लग सकता है, ओके। चालू बंद तो नहीं लगेगा, ट्विंकल जितना नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ज्यादा शाइन कर रही है और कम शाइन कर रही है, उतना लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना नहीं है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तो ट्विंकलिंग इफेक्ट, तो पहला काम तो डिस्टेंस का, और दूसरा रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है। तो अगर हम सेम लेयर में, एटमॉस्फेयर के लेयर में बात करें, मतलब से अर्थ की सरफेस से मे बी 1 किलोमीटर तक की बात करें, 1 किलोमीटर, अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर, ओके, तो हम जो भी बात कर रहे हैं सब कुछ 1 किलोमीटर के अंदर ही है, तो कुछ दिखेगा नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बस इतना माइन्यूट हो रहा है, मतलब ऐसा समझो ये लाइट आ रही है, ओके, अब थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई और फिर आ रही है, तो भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद भी मेरे आंखों में जा रही है, और नहीं होती तो भी आंखों में ही जा रही होती, ओके, तो मुझे कंटिन्यूअसली दिखेगा, वो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, बट जैसे कि ये आ रही है तो ये डायरेक्ट आई विदाउट रिफ्लेक्शन, तो यहाँ आई, मतलब दोनों आंखों में गई, दिखा, अब ये आ रही है, अब थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ और फिर आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी इतना कम रिफ्लेक्शन है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये भाई मुड़ रही है थोड़ी, मुझे तो स्ट्रेट ही लग रहा है, समझ में आ गया, ओके। तो डिस्टेंस एक रीजन है कि हमें भाई हमारे लाइट बल्ब क्यों ट्विंकल नहीं करने, दिखते नहीं है, तो एक तो डिस्टेंस, पहला बहुत कम डिस्टेंस है, दूसरा उतना रिफ्रैक्शन होता नहीं है, एंड रिफ्रैक्शन कहां होगा, सोचो तुम, रिफ्रैक्शन होगा कहां पे, ये पूरा का पूरा जो लेयर है वो एक ही लेयर है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स थे, तो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे। अभी तुम बल्ब के बाजू में जो एयर है, बल्ब के अराउंड में जो एयर है, और यहाँ पे मेरी आंखों के अराउंड में जो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बीच में जो स्पेस है उसमें जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो होगा ही नहीं ना फिर। तो वो जो बहुत माइन्यूट बोल रहे हैं वो तो एकदम नेग्लिजिबल माइन्यूट है, अब तुम ना बोल दो तो भी चलेगा, समझ में आया, ओके। हाँ, तो ट्विंकल क्यों हो रहा है और ओरिजिनल पोजीशन उसकी नहीं है, पता चल गया, पक्का पता चल गया सबको, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी प्लेनेट के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे तुमने बोला बल्ब में, बल्ब का क्यों नहीं दिखता, ओके, वैसे ही प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, उनकी खुद की लाइटिंग। हाँ, पहला पॉइंट तो ये, उनकी खुद की लाइट कहाँ है भाई, उनकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन सन की तो लाइट जाके हमें वो प्लेनेट दिख रहा है, मतलब क्या, हमें प्लेनेट दिख रहा है, मतलब क्या हुआ उसका मीनिंग, कि सन की लाइट उस पर गिरी और वो लाइट हमारे पास आ रही है, तो भाई उतनी दूर से लाइट आ रही है, अब वो लाइट भी तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारी आंखों में आ रही है, तो
रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए, तो वो भी ट्विंकल दिखने चाहिए, क्यों नहीं दिखती? उसकी खुद की लाइट नहीं है लेकिन वहां से तो लाइट आ रही है, हम तो वही मानते हैं ना कि हाँ भाई वो दिख रहा है, मतलब थोड़ी बहुत लाइट है। बोलो, मतलब सोचो। सेम ही रीजन होगा, डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं, डिस्टेंस तो है ना, सपोज सैटर्न ले लो, जुपिटर ले लो, वो तो कितने दूर है हमसे, और फिर जब वो वहां टकरा के लाइट आएगी हमारे पास, नहीं हमें मार्स दिखता है, पता है ना, हाँ। हमने क्लास 8 में देखा था, लास्ट वाले चैप्टर्स में सब में, तो हमें कौन कौन सा दिखता है, मार्स दिखता है, वीनस भी दिखता है, ओके, तो मर्क्यूरी शायद दिखता है कभी कभी, बहुत रेयर केस में मर्क्यूरी भी दिखता है, ओके, तो यहां से दिखता है, बोलो, मार्स दिखता है लाल लाल, यहां अर्थ पे खड़े खड़े, पड़े पड़े, बैठे बैठे ओके, सोचो क्यों दिख रहा है, मतलब ऐसे गोला ही दिखेगा एक छोटा सा रेड कलर का, ओके, बट वो ट्विंकल नहीं करता, वो क्यों ट्विंकल क्यों नहीं करता? लाल क्यों दिखता है? वो लाल लाइट है क्या वहां? तो हाँ हाँ हाँ, खुद लाल है, मतलब कौन से लाल? इसका कलर ही रेड है, सन के नजदीक है इसलिए लाल है? नहीं, उसका कलर ही रेड है, उसका कलर रेड है, मैं उसका कलर रेड है मतलब क्या? उसकी उसका उस प्लैनेट के सरफेस का कलर रेड है। हाँ, उस प्लेनेट पर जो सॉइल है, जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे मोस्टली रेडिश कलर है, बैटरी लो गई, इसीलिए वो लाल दिखता है, ओके, जैसे कि हमारे प्लेनेट पे पानी इतना ज्यादा है कि तुम ऊपर से देखोगे ना तो ब्लू 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 दिखेगा, ओके। हाँ चलो, तो प्लेनेट के चलो तो आगे देखते हैं, प्लेनेट के केस में क्या हो रहा है, ये भी एक गुड क्वेश्चन बन सकता है, ओके, ध्यान से देखो, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, ये सुन के तो समझ में नहीं आएगा पढ़ के, बट मैं समझाता हूं, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, नजदीक है, स्टार से तो नजदीक ही है, ओके, एंड आर कंसिडर्ड अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट, the total amount of light entering our eye from all the individual point sized sources will average out to 0 and thereby nullifying the twinkling effect. Twinkling effect होती है प्लेनेट में भी, क्योंकि भाई वो भी तो एटमॉस्फेयर, पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करके ही आएगी, प्लेनेट को भी हम जब देखेंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को तो क्रॉस करके ही आएगी ना, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही है, सन की लाइट उस पे गिरी और फिर वहां से वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आ रही है, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ट्विंकलिंग भी होगा ही होगा, लेकिन नहीं दिखता है। ये सेंटेंस से तो समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आ रहा था, ओके, कैसे क्या होता है देखो समझो, ये सपोज मार्स है, ये क्या है हमारा मार्स, ओके, अब मार्स में भी बहुत ही ज्यादा, मतलब मार्स बहुत बड़ा है एक्चुअल में, तो जैसे स्टार्स हम बहुत छोटे दिखते हैं बोल रहे थे, है तो बड़े लेकिन दिखते हैं, वैसे ही ये बड़ा है लेकिन उसका भी छोटा पार्ट भी छोटे छोटे पार्ट से ही तो बना है पूरा मार्स, तो ऐसा समझो कि ये ऐसे पार्ट्स हैं मार्स के, मतलब जगह है, एरिया के पर्टिकुलर एरिया 10 मीटर स्क्वायर मीटर वाले एरिया है, ऐसा समझो, छोटे छोटे एरिया, उसकी सरफेस है मतलब, ओके। अब होता क्या है कि ऐसा समझो, ये पार्ट ही चला गया, ये पार्ट पर सपोज सनलाइट गिरी, पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, पूरे मार्स की बात नहीं कर, पूरे मार्स पे ही गिरती है, बट हम पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट पर सनलाइट गिरी, वो जो गिरी वो वहां से रिफ्लेक्ट हुई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में घुसी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, फिर रिफ्रैक्शन हुआ और फिर हमारी आंखों में आ गई, ओके। अब हो क्या रहा है कि ये नजदीक है, वो लोग दूर थे,
और ये नजदीक है इसकी वजह से ये हो रहा है। नजदीक है तो बहुत सारे पॉइंट का बना हुआ बड़े बड़े प्लैनेट्स है, तो एक तो उनकी खुद की लाइट नहीं है, वो तो समझ गए हम नहीं है, बट फिर भी सन की लाइट तो वहां से आ रही है, अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को क्रॉस करके ही आ रही है, तो बीच में तो स्पेस है, वहां का तो कुछ हम रिफ्लेक्शन गिनते ही नहीं, होगा ही नहीं। ओके, बट स्पेस में से जब मतलब देखो मार्स के एटमॉस्फेयर में से स्पेस में जाएंगे तब रिफ्लेक्शन होगा, यहां तक का मार्स का एटमॉस्फेयर है, तो यहां से स्पेस में आए तब यहां पे ये पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पर तो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होगा ही होगा क्योंकि बहुत सारे लेयर्स है अर्थ के एटमॉस्फेयर के, फिर जाके हमारी आंख में आता है। अब ये एक पार्ट का ऐसा हुआ, वैसे ही ये दूसरे पार्ट का भी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट रे हमारे आंखों में आया, वैसे ही तीसरे का आया, वैसे ही जितने भी छोटे 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 पार्ट लिए हैं हमने, सब पार्ट से रिफ्लेक्ट हुई रेज हमारे आंखों में आई, और वो एक दूसरे की जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर दे रही है। मतलब ऐसा समझो कि पहले वो पूरा मेरे सामने मार्स है, तो ये पार्ट पे से जो रिफ्लेक्ट हुई रेज वो यहां पर आ गई। ओके, अब मैं अगर वहीं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि वो भी ट्विंकल कर रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं देख रहा हूं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है कि पहले मैं ऐसे पूरे मार्स को देख रहा हूँ, यहां देख रहा हूँ, चलो पहले मैं पूरे मार्स को देख रहा हूँ, तो ये रेज आ रही है मेरी आंखों में। अब मैं जैसे ही वो रेज आई उसके तुरंत बाद सपोज दूसरे, ये यहां से आई, अब दूसरे यहां से रेज आने लगी, यहां से अभी नहीं आ रही है, तो यहां से रेज आ गई, फिर कंटिन्यूअसली यहां से रे आ गई, फिर यहां से रे आ गई, तो रेज कंटिन्यूअसली आ रही है, वहां पे गैप आ रहा था, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा था, गैप आ जा रहा था। ओके, क्योंकि वहां पर तो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे समझो कि एक रे आ रही है क्योंकि इतने दूर है इसलिए, लेकिन यहां पर इतनी सारी रेज आ रही है, क्यों, क्योंकि नजदीक है, वहां पर भी ज्यादा आ रही होगी लेकिन दूर है ना वो, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। ये नजदीक है तो यहां से लाइट आ रही है, अब वहां से नहीं आ रही है। अब तुम पर्टिकुलरली वही पार्ट को देखोगे ना तो वहां पे शायद तुम्हें लग जाए कि वो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन यहां से आई और तुरंत बाद दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, चौथी, पांचवी, हर जगह से कंटिन्यूअसली लाइट आई जा रही है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। गैप होगा तो हमें लगेगा कि ट्विंकल कर रहा है, लेकिन बीच में कोई भी गैप है नहीं, कंटिन्यूअसली यहां से आई, फिर अभी वहां से नहीं आ रही, लेकिन तुरंत बाद दूसरे कहीं से आ गई, तुरंत बाद, तो कंटिन्यूअसली हमारी आंखों में लाइट आ रही है, और वो जो है एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, नलीफाई। जैसे कि ये पहला ट्विंकलिंग इफेक्ट दे रहा था पहला पार्ट, लेकिन पहले पार्ट की ट्विंकलिंग इफेक्ट को दूसरे पार्ट की जो रेज है उसने नलीफाई कर दिया, फिर दूसरा जब बंद हुआ तो तीसरे ने उसकी इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। इफेक्ट को नलीफाई करना मतलब क्या, वो गैप प्रोवाइड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली रेज आंखों में आ रहा है। समझ में आया? इतना डीपली हमें लिखना नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आया इसलिए बता रहा हूं। तो ये समझ में आया जो मैं बोला वो, अब फिर से पढ़ो, अब तुम कोरिलेट कर पाओगे। देखो ये तो सब ठीक है, यहां the total amount of light entering our eye from all the individual point sized sources, मतलब एक सोर्स नहीं था, पूरा का पूरा मार्स सोर्स है मान लिया, लेकिन मार्स भी इतना बड़ा है तो हमने क्या मान लिया, पॉइंट से बना हुआ है, और ये सारे पॉइंट सोर्सेस विल एवरेज आउट टू जीरो। सब कोई अपनी एवरेज आउट अपना जो इफेक्ट है वो क्या कर दे रहा है, नलीफाई कर दे रहा है, एवरेज आउट टू जीरो, एंड देयरबाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। दैट्स व्हाई planets do not twinkle। ओके, तो सेंटेंस तो तुम्हें यही लिखना है, लेकिन अब समझ गए तो ये पॉइंट साइज्ड वाला कंसेप्ट याद रखना, पूछा जाएगा 1 मार्क में। हाँ, इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ इतना लिख के आओगे कि दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम, ये कट हो गया है, क्या कट हो गया था, कल क्या देखा था हमने, क्या कट हो गया था, तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज। कितना टाइम हुआ है, 7:30 हुआ है। ओके चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। इसमें अभी ज्यादा हमारा बात बाकी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखना है, और फिर स्काई दोपहर को ब्लू क्यों दिखता है वो देखना है, और एक्चुअल ये जो मैं तुम्हें अभी बात की आसाम का और गुजरात वाला, ओके, तो वैसा ही केस है क्या,
एक्चुअल में जो अब हम सनराइज देखते हैं ना, तो तब सनराइज हुआ ही नहीं है। जब हम सनसेट देखते हैं तब भी सनसेट हुआ, तब वो टाइम पे सनसेट हुआ नहीं है। देखो हम कितने इल्यूजन में जी रहे हैं जो हम मान रहे हैं वही चीज नहीं है। ओके, सोचो, जो मान रहे हैं वो चीज एक्चुअल में वहां पर वो टाइम पे है ही नहीं, उसको ही हम मान रहे हैं। दैट्स व्हाई ऐसा बोला जाता है कि वी हैव लिमिटेड सेंसेस, एंड विद दीज लिमिटेड सेंसेस we have too much of grace and power to experience the God। क्योंकि ये कितने लिमिटेड सेंस है, सोचो, एक आंख नियर पॉइंट खिंच जाता है एज होते होते, नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। तो हमारे सेंसेस, ये सेंसेस, बुखार आ गया तो टेस्ट नहीं आता, सब कुछ कड़वा कड़वा लग जाता है। ओके, कोविड हो गया तो कुछ स्मेल नहीं आता, एक नाक बंद हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया। तो ये जो सेंसेस है, टच करे ऐसे बैठे रहते हैं, किसी किसी को वो पैरालिसिस का इफेक्ट इतनी हो जाती है, पैर जल रहा है, यहाँ पे आग लगी हुई हो, पैर जल रहा है, लेकिन वो सेंसेशंस ब्रेन और हमारे स्पाइन तक पहुंच ही नहीं रही है। ओके, तो वो जल रहा है और अचानक से वो जल गया, उसके बाद याद आता है, पता चलता है, फीलिंग आती है। सोचो, तो हमारी टेस्ट की, देखने की, सुनने की, टच की, ये सारी सेंसेशन की लिमिट कितनी है, कितनी कितनी, मतलब बहुत ही लिमिटेड है ये सब। और ये लिमिटेड चीज से हम अगर अनलिमिटेड को एक्सपीरियंस करना चाहे तो कैसे होगा? तो विद गॉड ग्रेस वो हो सकता है, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल। यहाँ हमें बीच में दिख रहा है कि बीच में तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है भाई, करोड्स एंड करोड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बीच में, नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? हमारी आंखों की लिमिट है भाई। तुम्हें पर्टिकुलर टाइप का चश्मा पहना दे, ऐसे माइक्रोस्कोपिक वाला, ओके, और तुम देखो ओ सर बीच में ये है, वो है। 3D चश्मा पहनते तो कैसा लगता है, ओ सर ये आया, यहाँ आया, वहां आया। ओके, 3D मूवी में कैसा लगता है? क्यों? वो स्पेक्टेकल्स का कमाल है। ओके, तो बीच में भी बहुत कुछ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। सो वी हैव लिमिटेड, हमारे जो सेंसेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और वो लिमिटेड में से हमें लिमिटलेस को एक्सपीरियंस करना है। वो अगर हमने कर लिया, देखो अब खुद ही अंदाजा लगा लो कितना टफ है। ओके, क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है, हमारा नॉलेज लिमिटेड है, कोई बताता नहीं तब तो पता नहीं चलता कि सनसेट देख रहे, सनराइज देख रहे, वो सही में नहीं है। ओके, तो जब तक हम पढ़ते नहीं थे तो क्या मानते हैं कि यही है सनराइज, यही है सनसेट, ओके, यही है तारा, यही है सन, स्टार यही है, ट्विंकल कर रहे हैं, ये वो। तो हमारा सब कुछ ही लिमिटेड है, नॉलेज लिमिटेड, सेंसेस लिमिटेड। तो सोचो कि कितना वास्ट है, मतलब पूरी जिंदगी अगर हम पढ़ते रहे ना तो भी हम ये लिमिटेड जो है ना, वो इतना है ना, उसका इतना करेंगे ये लिमिट का ऐसे कम लिमिट करेंगे, लेकिन तुम ऐसे बोलोगे कि कोई लिमिट नहीं, सब कुछ पता है, हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई एजुकेशन के साथ साथ हम डे टू डे लाइफ में उसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस में तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, दैट मच ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस के क्लासेस नहीं होते, ओके, वो कोई तुम्हें समझाता नहीं है और कोई बताएगा भी नहीं, और उसकी बुक्स और वो सब तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे लाइब्रेरी में गए और ऑनलाइन गए और ऐसे ऑर्डर कर दी और ले ली। ओरिजिनल जो होती है वो मिल जाएगी ऑनलाइन। अभी तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, ट्रांसलेटेड वर्जन भी बहुत सारे मिल गए हैं। संस्कृत का ट्रांसलेशन तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कौन सी लैंग्वेज में हो गया है, और उन लोग ने पढ़ लिया सब कुछ और हम अभी तक नहीं पढ़े हैं। ओके, बट ये नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है, तो हमें पता चलेगा कि क्या है। मतलब एक फोटोग्राफ मैंने बहुत ही बढ़िया देखा था कि ये पूरा का पूरा ऐसे यूनिवर्स है, पूरा ये बोर्ड ऐसा समझो कि पूरा का पूरा यूनिवर्स है, बोर्ड, ओके, और ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो यूनिवर्स है, और ये जो एक डॉट किया है ना वो अर्थ है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, और ये जो डॉट किया ना वो अर्थ नहीं है, वो हमारी सोलर सिस्टम है। ये पूरे का पूरा यूनिवर्स है। ऐसी तो कितनी सोलर सिस्टम होती है, एक सोलर हमारी, हम अर्थ है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में। वैसी तो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। वैसी गैलेक्सीज में कितने सारे सोलर सिस्टम है। हमारे सन से तो कितने गुने, कितने मल्टीपल टाइम्स बड़े, इनफाइनाइट बोल दो तो भी चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स बड़े
स्टार्स है हमारे सन से, और हमारी अर्थ जैसे सोचो कि इतनी सारी गैलेक्सीज, उस गैलेक्सीज के इतने सारे सोलर सिस्टम्स, ओके, और उसके उतने सारे प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ऐसा हो सकता है कि अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ ना हो सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही नहीं सकता, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हो सकता है। जस्ट इमेजिन ये कहाँ है हम, मतलब तुम सोचो, प्रोबेबिलिटी निकालो ना, तो भी मतलब कैसे समझो कि होगा ही होगा, ऐसे मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इतने एरिया में ये एक अर्थ पे आ गया है तो इससे तो कितना, मतलब कितने यूनिवर्स है, कितने यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, वो कितने ब्रह्मांड है ऐसा। सो वेरी बिग, ओके, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कल हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कल टेस्ट भी है। कितने बजे आओगे? 4 o'clock।